सोचो कि एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर 4 क्लास होते हैं और हर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इस क्लास में हर एक क्लास दूसरे क्लास का एनिमी है। वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं हर लेक्चर में आगे बढ़ने के लिए। पर जो इसमें सबसे खराब क्लास है उसके अंदर एक ऐसा लड़का है जिसके पास इतना दिमाग है कि वो हर एक चीज को प्रेडिक्ट कर सकता है और फ्यूचर भी देख सकता है। ये लड़का इतना ओवर पावर्ड और इतना स्मार्ट है कि इसके सामने कोई कभी टिका ही नहीं। लेकिन 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 ये बंदे की एक स्पेशल चीज भी है कि ये अपने आप को कभी किसी और के सामने आने ही नहीं देता है। ये एकदम बैकग्राउंड में रह के हर एक चीज को कंट्रोल करता है। ये बंदा एक प्रॉपर मास्टरमाइंड है। तो गाइस, इसी एनिमे को मैं आज कवर करने वाला हूँ और इस एनिमे में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बस कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। बस में हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर कियोटाका आयानोकोजी भी बैठा हुआ था। उसी बस में एक लड़की एक लड़के से कहती है कि ये प्रायोरिटी सीट है, तुम्हें अपनी सीट इस बूढ़ी औरत को दे देनी चाहिए। मगर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं जवान हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी सीट इन्हें दे दूं। मैं ऐसा कोई काम क्यों करूं जिसमें मेरा कोई फायदा ही ना हो। इस बात को सुनकर वो लड़की कहती है कि ऐसा करने से शायद तुम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन करोगे और एक बार देखो तो इन्हें खड़ा होने में भी तकलीफ हो रही है। लड़का कहता है मुझे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, तुम किसी और से क्यों नहीं पूछ लेती। इतना सब सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत उस लड़की को बोलती है कि रहने दो, मैं ऐसे ही खड़ी रह सकती हूँ। मगर वो लड़की हार नहीं मानती और वहाँ बैठे लोगों से पूछती है कि क्या कोई अपनी सीट इन्हें देना चाहेगा। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता, मगर फिर एक लेडी एट लास्ट अपनी सीट देने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और मन में सोचता है क्या यही है मेरा नया स्कूल, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल। इस स्कूल को जापानीज गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है और ये स्कूल 100% एम्प्लॉयमेंट और कॉलेज इंटर्नशिप देने का वादा करता है। आयानोकोजी स्कूल में एंट्री कर ही रहा होता है कि तभी एक लड़की उससे पूछती है कि तुम मुझे बस में क्यों देख रहे थे, जिस पर कि वो सॉरी बोलता है और कहता है कि शायद तुम भी मेरी तरह इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए तुमने अपनी सीट नहीं दी। वो लड़की कहती है कि मुझे अपनी तरह मत समझो, मैंने अपनी सीट अपनी मर्जी से नहीं दी थी। आयानोकोजी अपने मन में बोलता है कि फिर तो तुम मुझसे भी बदतर हो। स्कूल में एंटर करने में स्टूडेंट काउंसिलिंग प्रेसिडेंट मनाबू होरिगिता अपना भाषण देते हैं और सभी न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं। फिर हम क्लास 1D में आयानोकोजी को देखते हैं। आयानोकोजी जब अपनी बगल वाली सीट पर देखता है तब उसे पता लगता है कि जो लड़की उसे सुबह मिली थी उसका सीट उसके बगल में ही है, जिस पर कि वो लड़की कहती है कि यह बहुत ही ज्यादा घटिया कोइंसिडेंस है और कियोटा कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी एक लड़का सभी को सजेस्ट करता है कि टीचर को आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो क्यों ना हम सभी लोग एक दूसरे को जान लें, जिसपे कि सभी लोग राजी हो जाते हैं और लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हैं। सबसे पहले वो लड़का अपने बारे में बताता है, मेरा नाम है योसुके हिराता और तुम लोग मुझे योसुके कहकर भी बुला सकते हो। मुझे सभी तरीके के स्पोर्ट्स पसंद हैं और मैं स्कूल के सॉकर क्लब में भी ज्वाइन होने वाला हूँ। आयानोकोजी अपने मन में कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये पक्का क्लास का लीडर बनेगा। उसके बाद एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम है किकियो कोशिडा, मेरा गोल है कि मैं स्कूल के सभी बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, तो अगर किसी को भी बाहर जाना हो तो वो मुझे चाहे तो इनवाइट कर सकता है। इस बात पर आयानोकोजी अपने मन में बोलता है कि इसे अपने गोल तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस लड़की में पहले ही वो एवरीवन्स फ्रेंड वाली वाइब आ रही है। फिर आयानोकोजी अपने बारे में सोचने लगता है कि मुझे अपनी इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाहिए। उसके ज्यादा सोचने से पहले ही वो लड़का आयानोकोजी से कहता है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। आयानोकोजी हड़बड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है, मेरा नाम है कियोटाका आयानोकोजी। मैं किसी चीज में कुछ ज्यादा खास तो नहीं हूँ, मैं तुम सभी के साथ घुलने मिलने की कोशिश करूंगा। उसका इतना बोरिंग भरा इंट्रोडक्शन सुन के क्लास में बड़ा ऑकवर्ड सा मोमेंट हो जाता है, मगर फिर भी सभी लोग ताली बजाते हैं। आयानोकोजी अपने मन में सोचता है कि मैंने कर दिखाया। इसके बाद योसुके कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन कौन देगा, जिस पर कि एक लड़का अपने डेस्क पर लात मारते हुए कहता है कि क्या हम छोटे बच्चे हैं जो हम अपना इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम लोग खुद ही एक दूसरे को जानते जाएंगे। तभी क्लासरूम में एक लेडी एंटर करती है। वो बोलती है, मेरा नाम है साई चावाशिरा और मैं क्लास 1D के होम रूम की टीचर हूँ। तुम इस स्कूल में अगले 3 साल के लिए क्लासेस नहीं बदल सकते और अगले 3 सालों के लिए मैं ही तुम्हारी होम रूम टीचर रहूंगी। वो सभी स्टूडेंट्स को स्कूल की रूल बुक देती है और उन्हें कहती है कि इस स्कूल में हम कुछ स्पेशल रूल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो तुम स्कूल में ही रहोगे, स्कूल के बाहर तुम नहीं जा सकते और बाहरी दुनिया से तुम कांटेक्ट भी नहीं रख सकते। स्कूल में तुम्हें सभी टाइप की फैसिलिटीज मिल जाएगी, एंटरटेनमेंट से लेकर खाने पीने तक। अगर तुम्हें स्कूल में कोई भी सामान खरीदना है तो तुम पॉइंट्स की मदद
से खरीद सकते हो, जो कि स्कूल के मेन कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होती है। स्कूल में तुम इन पॉइंट्स की मदद से कुछ भी खरीद सकते हो। एक पॉइंट की कीमत 1 येन है। तुम सभी लोगों को हर महीने 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। 1 लाख पॉइंट सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। चाबेशिरा उन सभी को कहती है कि हैरान मत होइए, ये स्कूल स्टूडेंट्स को मेरिट के बेसिस पर जज करता है। अब हम आगे देखते हैं कि अयानो कोजी एक मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है। पेमेंट कंफर्म होने पर वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल 80 पैसों की तरह काम करता है। 25 स्टूडेंट्स हैं हर क्लास में और 4 क्लास थी हर ग्रेड में। इसका मतलब कि स्कूल में कुल 300 स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट्स को एक महीने में 1 लाख पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब हर साल में 360 मिलियन पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट देती है, मगर फिर भी अयानो कोजी को थोड़ा अजीब लगता है। वो शॉपिंग करके जा ही रहा होता है कि तभी उसे वही सेम लड़की मिलती है। वो उस लड़की को कहता है कि क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में बैठते हैं तो हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए, और फिर उससे उसका नाम पूछता है। फिर वो लड़की कहती है कि अगर मैं बताने से मना कर दूं तो क्या कोई दिक्कत है। इस पर अयानो कोजी कहता है कि यह थोड़ा अजीब हो जाएगा कि हम दोनों अगले 3 साल एक दूसरे के बगल में ही बैठेंगे मगर एक दूसरे का नाम भी नहीं जानेंगे। वो बोलती है कि मेरा नाम है सुजुके होरिकिता। होरिकिता टाइटल सुनकर अयानो कोजी पूछता है कि क्या तुम किसी तरह स्टूडेंट काउंसिलिंग प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो। इस बात पर वो कोई जवाब नहीं देती और अपने शॉपिंग में बिजी रहती है। उसे थोड़ा सस्ता सामान खरीदते हुए देखकर अयानो कोजी उसे थोड़ा महंगा सामान खरीदने की सजेशन देता है, मगर होरिकिता मना कर देती है। उनकी बातचीत चली रही होती है कि तभी उनकी नजर बगल में पड़े फ्री सामानों पर जाती है। अयानो कोजी कहता है कि शायद से ये उन लोगों के लिए है जो कि 1 तारीख से पहले ही अपने सारे पॉइंट्स खत्म कर देते होंगे। होरिकिता कहती है कि कोई इतने सारे पैसे कैसे खर्च कर सकता है। तभी उन्हें बाहर से लड़ाई होने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि उन्हीं के क्लास का एक लड़का सोदो अपने सीनियर से किसी बात पर बहस कर रहा होता है। वो सीनियर्स जाते जाते कहते हैं कि तुम्हें असली नरक कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। अयानो कोजी मॉल से निकलते निकलते ये बात सुन लेता है और वो सोच में पड़ जाता है कि सीनियर क्या बोलना चाहते थे। सुदू जाते जाते गुस्से में एक डस्टबिन गिरा देता है। अयानो कोजी देखता है कि ऊपर में ही एक कैमरा लगा है, इसीलिए वो उस डस्टबिन को उठाकर अच्छे से रख देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग अपने पॉइंट्स को खर्च करके मजे कर रहे होते हैं। और तब यहाँ अयानो कोजी कुशिदा से मिलता है, जिसे हमने बस में भी देखा था, और कुशिदा उससे सुजुने के साथ दोस्ती करने के लिए हेल्प मांगती है और अयानो कोजी उसके इतना कहने पर मान जाता है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जब जाए पढ़ा रही होती है, मगर कोई भी स्टूडेंट उन पर ध्यान नहीं दे रहा होता। कोई सो रहा होता है, कोई मोबाइल चला रहा होता है या फिर कोई मांगा पढ़ रहा होता है। क्लासरूम की बेल बजने पर जब जाए वहाँ से चली आती है और एक अयानो कोजी से कहती है कि ये स्कूल बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम है। कोई भी स्टूडेंट टीचर पर ध्यान नहीं दे रहा था, मगर फिर भी टीचर ने उन्हें कुछ नहीं कहा। इस पर अयानो कोजी कहता है कि शायद इस स्कूल में बच्चों को आजादी देकर और प्रोत्साहित किया जाता हो। इसके बाद अयानो कोजी होरिकिता से पूछता है कि क्या तुम स्कूल के बड़े वाले मॉल में मेरे साथ चलना चाहोगी। तो होरिकिता उसे शक की निगाहों से देखने लगती है। अयानो कोजी बोलता है कि मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। कैफे में ज्यादातर लड़कियां होती है और इसीलिए मुझे वहाँ नो बॉयज एंट्री वाली वाइब आती है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। और वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं किसी और को बोल भी नहीं सकता। होरिकिता मान जाती है और वो लोग कैफे की तरफ निकल पड़ते हैं। कैफे में एंटर करने पर अयानो कोजी देखता है कि 2 लड़कियां अपनी सीट छोड़कर जा रही हैं, इसीलिए वो लोग वहां जाकर बैठ जाते हैं। अयानो कोजी मजाक मजाक में कहता है कि शायद सभी लोग हम दोनों को ऐसे एक साथ देखकर एक कपल समझ लें, जिस पर होरिकिता उसे घूरने लगती है। अयानो कोजी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर इसी तरह उनकी ये बातें चली रही होती है कि तभी कुशिडा वहां आकर कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, क्या तुम दोनों हमेशा यहाँ आते हो। अयानो कोजी कहता है कि नहीं, हम यहाँ पहली बार ही आ रहे हैं। होरिकिता तभी अचानक खड़ी होकर जाने लगती है। अयानो कोजी कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो यहाँ थोड़ी देर पहले ही आई हो। होरिकिता कहती है क्योंकि अब कुशिडा आ गई है तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। तो अयानो कोजी कहता है मगर कुशिडा और मैं तो क्लासमेट्स ही हैं, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। होरिकिता कहती है कि हम दोनों भी सिर्फ क्लासमेट्स ही हैं और वैसे भी मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। कुशिडा कहती है कि ये तुम क्या बात कर रही हो, ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। अयानो कोजी अपने मन में बोलता है अच्छी कोशिश थी कुशिडा। होरिकिता कहती है कि हम दोनों से पहले यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे वो लोग भी हमारे ही क्लास के थे। अभी क्लास को खत्म हुए सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं, तो वो लोग इतनी जल्दी आकर कैसे जा सकते हैं। ये सब सुनकर अयानो कोजी कन्फेस करता है मुझे माफ कर दो, ये सब प्लानिंग था। और होरिकिता कहती है कि मुझे लग ही रहा था। तभी अचानक से कुशिडा खड़ी होकर होरिकिता का हाथ पकड़कर कहती है प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ। इस पर होरिकिता बोलती है कि तुम बस अपना समय बर्बाद कर रही हो, मुझे दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कुशिडा कहती है फिर तो तुम पूरी तरह से अकेली हो जाओगी। वो कहती है कि मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर अयानो कोजी कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम अगले 3 साल बिना दोस्तों के रहना चाहती हो। वो बोलती है कि मैं पिछले 9 सालों से अकेली रही हूँ और अगर तुम किंडरगार्टन मिला लो तो और ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद कुशिडा अयानो कोजी से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे चलते होरिकिता अब तुमसे भी गुस्सा हो गई। अयानो कोजी कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो लोग वापस जाते हुए
बातें कर रहे थे। कुशिडा कहती है कि शायद से मेरा गोल अधूरा ही रह जाएगा, जिस पर अयानो कोजी कहता है कि मुझे लगता है कि वो एक्सेप्शन है। जाते जाते कुशिडा इचिनोसा से मिल जाती है। कुशिडा अयानो कोजी को बताती है कि ये लड़की 1B से है, हम दोनों आज ही दोस्त बने हैं। अयानो कोजी कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने इतनी जल्दी दूसरी क्लासेस में भी दोस्ती कर ली। धीरे धीरे समय बीतता गया और महीना पूरा निकलता गया। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करने का सोचा और वो लोग अपने पैसे बिना सोचे समझे ही उड़ाने लगे। टीचर क्लास में कुछ नहीं बोलती, इसीलिए बच्चे बातचीत करते रहते और सोते रहते या फिर एब्सेंट ही हो जाते। ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, मगर उन्हें सबसे बड़ा झटका लगने वाला था महीने की पहली तारीख को। महीने की शुरुआत में सभी बच्चे परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें इस महीने के 1 लाख पॉइंट्स नहीं मिले थे। तभी जाय क्लास में एंटर करती है और उनके आते ही एक लड़का उनसे पूछता है कि टीचर, हर महीने तो 1 तारीख को तो हमारे पॉइंट्स मिल जाने चाहिए थे, मगर इस महीने तो हमें एक भी पॉइंट नहीं मिले हैं। शायद सिस्टम से कुछ गलती हो गई हो। तब जाय कहती है कि सिस्टम से कोई गलती नहीं हुई है, तुम्हें तुम्हारे पॉइंट्स ऑलरेडी ही मिल गए हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें तो पॉइंट्स मिले ही नहीं है। तभी जाय एक इविल स्माइल देती है। वो कहती है कि तुम सभी लोग एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स बस ऐसे ही दे दिए जाएंगे? तुम सभी लोगों ने एक महीने में 98 बार एब्सेंट किया है, 391 बार तुमने क्लास में मोबाइल इस्तेमाल किया या फिर बातें की हैं। इस स्कूल में तुम्हारा परफॉर्मेंस तुम्हारी मंथली अलॉटमेंट पर असर करता है। तुम्हारे खराब बिहेवियर और खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही तुम्हारे पॉइंट्स घटे हैं और इस महीने में तुम्हें जो पॉइंट्स मिले हैं वो है 0। ये सुनकर सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि अधिकतम बच्चों ने अपने पॉइंट्स खर्च कर दिए हैं। एक बच्चा उन्हें कहता है कि आपने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इस पर जाय कहती है कि मैंने स्कूल के पहले दिन ही कहा था कि ये स्कूल बच्चों को मेरिट के बेसिस पर जज करता है। तुम सभी लोग कचरे के समान हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कि पूरी क्लास डी स्विमिंग पूल में मजे कर रही होती है। वहीं पर बैठा अयानो कोजी अपने मन में सोच ही रहा होता है कि मैं अभी भी एक भी दोस्त नहीं बना पाया। तभी होरिकिटा वहाँ आकर उससे पूछती है कि तुम किस चीज के बारे में चिंता कर रही हो? तो अयानो कोजी बोलता है कि मैं बस ऐसे ही अपने बारे में सोच रहा था। होरिकिटा वहाँ बैठकर कहती है कि ये सभी लोग इतना ज्यादा रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? अयानो कोजी कहता है कि हो सकता है कि ये सभी लोग बस अपना मूड ठीक करने के लिए यहाँ आए हो। इस पर होरिकिटा कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और वैसे भी इस सिस्टम की नजरों में ये सबसे खराब बच्चे हैं। अयानो कोजी बोलता है कि सब लोगों में तुम भी तो आती हो, जिस पर होरिकिटा हाँ में जवाब देती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साय चाबाशिरा बच्चों को इस सिस्टम के बारे में बता रही होती है। जब साय बताती है कि इस सिस्टम में सभी बच्चों के रियल टाइम एक्टिविटीज को देखा जाता है और फिर उन्हें एक मेरिट वैल्यू दी जाती है। और तुम लोगों ने तो पहले महीने में ही प्रूव कर दिया कि तुम लोग क्लास डी में क्यों हो। वैसे तो मैं भी तुम लोगों से थोड़ी इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि आज से पहले किसी भी क्लास ने अपने सारे पॉइंट्स एक ही मंथ में नहीं उड़ाए हैं। उनकी बातों के बीच योसुके खड़ा होता है और कहता है कि प्लीज क्या आप हमें क्राइटेरिया बता सकते हैं जिससे हमारे पॉइंट्स बढ़ते या फिर घटते हैं? जिस पर साय कहती है नहीं, मैं तुम्हें ये डिटेल्स नहीं बता सकती। ये वो क्लास पॉइंट्स हैं जो कि हर क्लास के पास हैं अभी करंटली। हर क्लास पॉइंट के बदले 100 पर्सनल पॉइंट दिए जाते हैं हर स्टूडेंट को। जब तुम सभी यहाँ पहली बार आए थे तब हर क्लास के पास 1000 क्लास पॉइंट्स थे और तुम लोगों ने अपने सारे क्लास पॉइंट्स बर्बाद कर दिए। कुशिडा कहती है कि क्या हमें कोई मौका मिलेगा जिससे हमें कुछ ज्यादा पॉइंट्स मिल सके? तभी जाय कहती है कि हाँ, अगर तुमने क्लास सी से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए तो तुम लोग क्लास सी में प्रमोट हो जाओगे, जबकि क्लास सी क्लास डी में बदल जाएगा। अभी तुम्हारे पास एक मौका है पॉइंट्स कमाने का, जो कि है मिड टर्म एग्जाम। तुम्हारे परफॉर्मेंस और स्कोर्स के अकॉर्डिंग तुम्हें मैक्सिमम 100 क्लास पॉइंट्स मिल सकते हैं। ईके कहता है कि क्या सिर्फ 100 पॉइंट्स? जिस पर यामाउची उससे कहता है कि अब कुछ न होने से कुछ होना तो अच्छा ही है। उन दोनों की बातों को बीच में ही काटते हुए जब जाय कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छे स्कोर ला पाओगे, पर तुम्हें मैं बता दूं जो इस बार तुम लोगों ने क्विज़ेस दिए थे उसके हिसाब से तुम्हारे रिजल्ट्स कचरा हैं। तो तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा क्योंकि इसके बाद अगर किसी के भी मार्क्स पासिंग पॉइंट से कम आए तो उसे इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अयानो कोजी कहता है कि जितना हमें अभी तक पता है इसके हिसाब से अगर हमें थोड़े से भी पॉइंट्स कमाने हैं तो क्लास के हर बच्चे को अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी और मिड टर्म एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। और हाँ, हम इस स्कूल में जिस काम के लिए आए हैं यानी कि एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, अगर हमें वो चाहिए तो उसके लिए हमें क्लास सी को ओवरटेक करना होगा। उन दोनों की बातों के बीच होरिकिता अयानो कोजी की बॉडी को नोटिस करती है और उससे कहती है कि क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? अयानो कोजी ना में जवाब देता है, मगर होरिकिता कहती है तो फिर तुम्हारी बॉडी अपने आप कैसे बन गई? तभी बीच में अचानक कुशिडा आ टपकती है। कुशिडा होरिकिता से कहती है क्या तुम हमारे साथ स्विमिंग करना चाहोगी? होरिकिता उसे ना में जवाब देकर वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी साइड योसुके खड़ा होते हुए सभी को कहता है 1 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हमें एक भी पॉइंट्स नहीं मिले हैं। बिना पॉइंट्स के हम स्कूल कैंपस में कुछ खरीद भी नहीं सकते। अब हम 0 पॉइंट्स के साथ ग्रेजुएशन तक तो जा नहीं सकते, इसीलिए हमें अगले एग्जाम में कुछ ना कुछ करके पॉइंट जमा करने होंगे।
उसकी बातों से सुद्धू चिढ़ जाता है और उसे धक्का देते हुए कहता है तुम्हें जो करना है वो करो, बस मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। ये सब चीजें एक खिड़की से स्टूडेंट काउंसिलिंग प्रेसिडेंट मुनाबू भी देख रहा होता है और फिर वो अपने पास बैठी क्लास 1A की सिखाया नागी और कात्सुरागी को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए क्योंकि उन्हें इस मंथ 940 पॉइंट्स मिले थे। फिर वो सीरियस टोन में आते हुए पूछता है कि तुम्हें इस सिस्टम के बारे में कितना पता है। फिर सीन कट होता है और हमें क्लास 1D को दिखाया जाता है जहाँ की वो बच्चे जिन्होंने अपने सारे पॉइंट्स खत्म कर दिए हैं वो अपने दोस्तों से पॉइंट्स मांग रहे होते हैं। अयानो कोजी अपनी सीट पर जाकर बैठने वाला होता है कि तभी होरिकिटा उसे लंच पर इनवाइट करती है। वो दोनों कैफेटेरिया में जाते हैं। अयानो कोजी कहता है क्या इतना महंगा लंच तुम सच में मुझे देना चाहती हो, जिस पर कि वो हाँ कहती है और कहती है कि तुम इसे खा सकते हो। जैसे ही अयानो कोजी एक बाइट लेता है वैसे ही होरिकिटा उससे कहती है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, योसुके और बाकी बच्चे एक स्टडी ग्रुप बना रहे हैं अगले टेस्ट की तैयारी करने के लिए, मगर क्लास के 3 सबसे गधों ने यानी कि जिनके मार्क्स सबसे कम हैं उन्होंने इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया जिसमें कि सुदो, इके और यामुइची शामिल हैं। अगर हमें क्लास सी में प्रमोट होना है तो हमें सिर्फ पॉइंट्स घटने पर ही नहीं बल्कि पॉइंट्स बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। अयानो कोजी कहता है तो इसका मतलब कि तुम भी अपना स्टडी ग्रुप बनाना चाहती हो ताकि तुम सुदो, इके और यामुइची की मदद कर सको, सही कहा ना मैंने। होरिकिटा हाँ में जवाब देती है और कहती है कि अगर उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो लोग पूरी क्लास डी को पीछे खींच सकते हैं और फिर हम प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी है उन तीनों को स्टडी ग्रुप में लाने के लिए। इस पर अयानो कोजी कहता है कि मुझे इन सब चीजों में मत खींचो। होरिकिता कहती है कि तुमने अभी जस्ट मेरा महंगा ट्रीट खाया है और वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है कुशिडा वाली बात के लिए और मुझसे झूठ बोलने के लिए। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं सभी चीजों को भूल जाऊं तो तुम्हें उन तीनों को मेरी स्टडी ग्रुप में लेकर आना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से उठकर जाते हुए कहती है कि ये लो, ये है मेरा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अयानो कोजी अपने मन में कहता है कि मेरी हाई स्कूल लाइफ की पहली लड़की का फोन नंबर, वैसे तो मैं इतना खुश नहीं हूँ मगर अच्छा होगा अगर मैं इसे सेव कर लूँ। वो जाकर उन तीनों से बात करता है मगर वो सब मना कर देते हैं और सुदो तो भड़क कर उसका कॉलर भी पकड़ लेता है। अयानो कोजी अपने बेड पर बैठा सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा होने वाला है, शायद मुझे किसी ऐसे की मदद लेनी चाहिए जो कि उन तीनों को पहले से ही जानता हो। तभी उसे ख्याल आता है कुशिडा का क्योंकि वो सबकी दोस्त है। वो स्कूल के लैंडलाइन नंबर से कुशिडा को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। कुशिडा मान तो जाती है मगर कहती है कि इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए, मैं भी उस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहूंगी। अयानो कोजी कहता है कि ठीक है। कॉल कट करने से पहले कुशिडा उसे अपना पर्सनल नंबर भी दे देती है। थोड़ी देर बाद अयानो कोजी के फोन पर टेक्स्ट आता है कुशिडा का कि यामाओजी और इके ने तुरंत ही हाँ कर दी है और सुदो भी मान गया है। इसके बाद वो होरिकिटा को मैसेज करता है और उसे सारी बात बताता है कि मैंने कुशिडा की हेल्प ली और वो तीनों मान गए हैं। फिर उससे पूछता है कि क्या कुशिडा भी उस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है, जिस पर होरिकिटा उसे कॉल करती है और कहती है नहीं और फिर कॉल कट कर देती है। अयानो कोजी उसे मनाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती। फिर अयानो कोजी कुशिडा को कॉल करके बताता है कि होरिकिटा नहीं मान रही है। इस पर कुशिडा कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम बस मुझे हैंडल करने देना उस स्टडी ग्रुप को। अगले सीन में हम लाइब्रेरी को देखते हैं। सुदो गुस्से में अपना हाथ टेबल पे दे मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बोलने की। होरिकिता कहती है कि तुम सच में बेवकूफ हो क्योंकि तुम एक सिंपल सा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे। इस बात पर सुदो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और होरिकिता का कॉलर पकड़ के कहता है कि पढ़ना वैसे भी बेकार है, अगर मुझे एक अच्छा फ्यूचर चाहिए तो मैं इससे अच्छा अपने बास्केटबॉल करियर पर ध्यान दे दूंगा। होरिकिता कहती है कि एक इंसान जिसमें कमिटमेंट और डेडिकेशन ही नहीं है वो कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। ये सब सुनकर सुदो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना सामान उठाकर वहाँ से चले जाता है और उसके साथ साथ इके और यामाउची भी चले जाते हैं। होरिकिता कहती है कि उन दोनों को जल्दी ही क्लास डी से निकल जाना चाहिए। इस बात को लेकर कुशिडा और उसमें बहस भी हो जाती है। कुशिडा कहती है तो ठीक है, अगर तुम्हें उनकी परवाह नहीं तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगी और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगले सीन में अयानो कोजी को अपने रूम में देखते हैं। उसे भूख लगती है इसीलिए वो डिसाइड करता है बाहर जाकर कुछ खरीदने का। जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के पास आता है तभी उसे दो लोगों की बात करने की आवाज आती है। अयानो कोजी देखता है कि वहाँ पर होरिकिता और उसका भाई है। मनाबू कहता है कि तुम्हें अभी भी अपनी कमजोरी के बारे में नहीं पता, तुम बेवकूफ हो जो तुमने इस स्कूल को चुना। होरिकिता कहती है कि मैं जल्दी ही क्लास ए में पहुंच जाऊंगी मगर वो कहता है कि ये नामुमकिन है और फिर उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहता है। वो उस पे हाथ उठाने वाला होता है कि तभी अयानो कोजी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अयानो कोजी कहता है कि उसे जाने दो यहाँ से मगर होरिकिता कहती है कि रहने दो। जैसे ही अयानो कोजी मनाबू का हाथ छोड़ता है तभी मनाबू अचानक से उसे मारने के लिए अपना हाथ पीछे घुमाता है मगर अयानो कोजी उसे डॉज कर लेता है। वो फिर एक लात मारने का ट्राई करता है मगर अयानो कोजी उससे भी आसानी से बच जाता है। मनाबू उससे पूछता है कि क्या तुम किसी चीज
चीज की प्रैक्टिस करते हो? अयानो कोजी कहता है कि हाँ, पियानो और कैलीग्राफी। मुनाबो कहता है अच्छा तो तुम वही हो। मैंने भी सुना था कि एक नया स्टूडेंट तेजीसिके के हर एक सब्जेक्ट में 50 नंबर स्कोर किया है एंट्रेंस एग्जाम में, और उस दिन क्विज में भी तुम्हें 50 मार्क्स मिले थे, एग्जैक्टली 100 का आधा 50। क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया था? अयानो कोजी कहता है कभी कभी कोइंसिडेंस भी हद पार कर देता है। मुनाबो फिर होरिकिटा से कहता है कि मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने एक दोस्त बना लिया, जिस पर होरिकिटा कहती है कि वो मेरा दोस्त नहीं है, वो बस मेरा क्लासमेट है। मुनाबो वहाँ से जाते जाते कहता है कि अगर तुम्हें ऊपर की क्लास में प्रमोट होना है तो तुम्हें अपने अंदर का सारा जोर लगाना पड़ेगा। उसके जाने के बाद अयानो कोजी और होरिकिटा एक जगह पर बैठे होते हैं। होरिकिटा उससे पूछती है कि तुम्हारे मूव्स इतने फास्ट कैसे थे, जिस पर अयानो कोजी उसे वही सेम जवाब देता है कि मैं पियानो और कैलीग्राफी की प्रैक्टिस किया करता था। फिर होरिकिटा उससे दोबारा पूछती है कि क्या तुमने जानबूझकर अपने मार्क्स गिराए थे? इस पर भी अयानो कोजी वही पुराना जवाब देता है, जिस पर होरिकिटा कहती है कि तुम बहुत अजीब और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो। उसकी बात काटते हुए अयानो कोजी कहता है कि क्या तुम सच में अब उन तीनों की मदद नहीं करोगी? होरिकिटा कहती है कि हाँ, उन लोगों को पढ़ाने में बस मेरा टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी उससे मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अयानो कोजी कहता है मगर उन सभी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, और वैसे भी अगर उन्हें निकाल दिया जाए तो फिर हम जल्दी जल्दी प्रमोट हो सकते हैं। इस पर अयानो कोजी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत सोचने का तरीका है? तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम ये सोचती हो कि दूसरे लोग तुम्हें पीछे खींच सकते हैं, और इसीलिए तुम शुरू से ही उनसे डिस्टेंस बनाए रखती हो, और शायद इसी वजह से तुम्हें क्लास डी में रख दिया गया अच्छे मार्क्स के बावजूद। इसका होरिकिटा के पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं। फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस भी होने वाले थे, मगर सरप्राइजिंगली क्लास डी के सभी स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट में हाई स्कोर मिले थे। अब सभी यहाँ खुश होते हैं। यमाउची कुशिदा के पास आकर कहता है धन्यवाद, तुम्हारी चलते हम सभी लोग बच गए। इके तो उसे एंजल तक कहने लगता है। होरिकिटा अयानो कोजी से पूछती है कि ये सब तुमने कैसे किया? फिर हमें मिड टेस्ट के 3 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अयानो कोजी सुदो को कुशिदा के स्टडी ग्रुप में इनवाइट करने के लिए खोज रहा था, मगर वो देखता है कि सुदो जो है वो रियूएन, जो कि क्लास सी का स्टूडेंट है, और उसके 2 दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है। उन दोनों के लड़ाई के बीच एक दूसरी स्टूडेंट होनामी इचिनो से आ जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे सामने लड़ाई नहीं कर सकते, वरना मैं स्कूल की सिक्योरिटी को ये बात रिपोर्ट कर दूंगी। रियूएन वहाँ से अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है, मगर जाते जाते वो उसे बंदर बोल कर जाता है। अब सुदो तो है ही गुस्सेल, वो फिर से मारने के लिए उसके पीछे जाता है, मगर इस बार अयानो कोजी उसे रोकता है। इचिनो से उसे रियूएन से सावधान रहने का बोलकर वहाँ से चली जाती है, और सुदो भी अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है। अयानो कोजी उसे बात करने की कोशिश करता है, मगर सुदो कहता है कि अब जब मैंने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई ही नहीं की तो लास्ट के दिनों में पढ़ने से क्या फायदा, और फिर अपने बास्केटबॉल क्लब चला जाता है। क्योंकि सुदो उसकी बात नहीं मान रहा था, इसीलिए अयानो कोजी अपना दूसरा दिमाग लगाता है। अगले दिन वो कुशिदा को अपने साथ बुलाता है कैफेटेरिया में। अयानो कोजी एक सीनियर के पास आता है और उससे पूछता है कि आप भी क्लास डी में ही है ना? उसके हाँ में जवाब देने से अयानो कोजी कमेंट करता है कि ये फ्री का खाना बिल्कुल खराब लगता होगा, मगर वो सीनियर सीधा उसे पॉइंट पे आने के लिए कहता है। अयानो कोजी उसे डील ऑफर करता है और कहता है क्या आपके पास 2 साल पहले वाले फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दो। सीनियर उसे सीधा पूछता है कि तुम कितने पॉइंट्स देने के लिए तैयार हो? अयानो कोजी उसे 10,000 पॉइंट्स ऑफर करता है, मगर वो सीनियर कहता है कि मुझे कम से कम 30,000 पॉइंट्स चाहिए। कुशिदा उसे एक टक देखे ही जा रही थी, इसीलिए वो सीनियर ज्यादा नेगोशिएशन नहीं कर पाता और 15,000 पॉइंट्स में मान जाता है। और अयानो कोजी भी चालाक था, इसीलिए उसने जानबूझकर कुशिदा को अपने साथ बुलाया था। अब डील कंफर्म होने पर अयानो कोजी उसे फर्स्ट टर्म के क्विज क्वेश्चन भी इस पेपर में इंक्लूड करने को कहता है, जिस पर सीनियर मान जाता है और कुशिदा भी उसे थैंक यू कहती है। साले सिंप कहीं के। अयानो कोजी और कुशिदा पार्क में एक बेंच में बैठे होते हैं। कुशिदा उससे पूछती है कि ओल्ड टेस्ट क्वेश्चंस का हमारे एग्जाम से क्या लेना देना, जिस पर अयानो कोजी कहता है कि हो सकता है कि सेम क्वेश्चंस ना आए, मगर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा क्वेश्चंस अलग होंगे। तभी अयानो कोजी के फोन में टेक्स्ट मैसेज आता है उसी सीनियर का, जिसने कि वो सभी क्वेश्चंस भेज दिए थे। और जब अयानो कोजी उसे निकालकर अपने क्वेश्चन से मिलाता है तो वो देखता है कि वो एकदम बिल्कुल सेम है, तो कुशिदा खुश हो जाती है। मगर अयानो कोजी उसकी बात काटते हुए कहता है कि जब क्लास में तुम इन क्वेश्चंस को बांटना तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट तुम ही लेना। मगर कुशिदा उससे ऐसा करने की वजह पूछती है। अयानो कोजी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे ज्यादा नोटिस करे, और वैसे भी क्लास में सभी लोग मेरी बजाय तुम पर ज्यादा भरोसा करेंगे। कुशिदा मान जाती है और कहती है ठीक है, तो ये हमारे बीच का एक छोटा सा सीक्रेट बनने वाला है। अयानो कोजी उसे थैंक्स कहता है। फिर हमें टेस्ट के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। तब कुशिदा क्लास में सभी बच्चों को पेपर बांट रही होती है। एक लड़की पेपर देखते हुए कहती है कि क्या ये टेस्ट क्वेश्चंस तुमने बनाए हैं? कुशिदा कहती है कि नहीं, ये एक्चुअली मुझे 3rd ईयर के सीनियर ने दिए हैं, और उसने कहा था कि सेम क्वेश्चन भले ही ना आए मगर ज्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे और क्वेश्चंस बहुत सारे मैच हो सकते हैं। ईके बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उछलने लगता है। यामोइची भी कहता है कि अच्छा है, अब मुझे
ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब जाय जो उनकी क्लास टीचर है वो उनसे कहती है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी तुम लोगों से इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग हाई स्कोर्स ला पाओगे। तुमने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, मगर अभी भी एक बच्चा है जो कि फेल हो गया है क्योंकि उसे इंग्लिश में कम मार्क्स आए थे और वो है सूदो। सूदो चौंक जाता है और वो अपने डेस्क में जोर से हाथ मारते हुए कहता है कि ये कैसे हुआ, आप मजाक कर रहे हैं, मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। तब जाय कहती है कि तुम्हें पास होने के लिए कम से कम 40 मार्क्स लाने थे, मगर तुम्हारे इंग्लिश में बस 39 मार्क्स आए हैं। और फिर वो क्लास से बाहर जाते हुए कहती है कि होम रूम क्लास खत्म हुई और हाँ सूदो सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी स्टाफ रूम में सारी क्लासेस खत्म होने के बाद। उसके जाने के बाद कुशिदा क्लास के सभी बच्चों से कहने लगती है कि क्या हम इतनी जल्दी हार मान लेंगे, सूदो को क्लास से निकाला जा रहा है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी आयानो कोजी अपनी सीट से उठकर कहीं जाने लगता है। कुशिदा के पूछने में वो कहता है कि मैं बस ऐसे ही रेस्ट रूम में जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि वो जाय के पीछे गया है। जब जाय स्कूल के टॉप फ्लोर में सिगरेट पी रही होती है तो वो आयानो कोजी को नोटिस कर लेती है और वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। आयानो कोजी कहता है कि मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जापान में सोसाइटी इक्वल है। तब जाय कहती है कि अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग कह सकती हूँ कि सोसाइटी बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। आयानो कोजी कहता है कि मैं भी बिल्कुल यही मानता हूँ, इक्वालिटी बस एक झूठ है। फिर साय उसे सीधा पॉइंट पे आने के लिए कहती है, जिसपे आयानो कोजी कहता है कि अगर कोई रूल है तो उसे सभी जगह इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। उसके बाद आयानो कोजी अपना फोन आगे करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप सूदो की इंग्लिश के टेस्ट स्कोर में एक पॉइंट ऐड कर दीजिए और इसके बदले मैं अपने पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूँ। तब जाय हंसने लगती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें टेस्ट के पॉइंट्स बेचूं। आयानो कोजी कहता है कि आपने हमें पहले ही दिन बताया था कि कोई भी चीज को खरीदने के लिए आप पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम पॉइंट्स की मदद से स्कूल में कुछ भी खरीद सकते हैं। रूल्स हर जगह इक्वली एप्लीकेबल होने चाहिए, यहाँ तक कि इस मिड टर्म एग्जाम्स में भी। जाय कहती है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी भी चीज को अफोर्ड कर सको। और आयानो कोजी उससे कीमत पूछता है। तब जाय कहती है कि अगर तुमने मुझे अभी के अभी 1 लाख पॉइंट्स दे दिए तो मैं सूदो के टेस्ट पेपर में एक पॉइंट ऐड करके उसे पास कर दूंगी। आयानो कोजी के पास उस टाइम उतने पॉइंट्स नहीं होते कि तभी पीछे से होरिकिटा की एंट्री होती है और वो कहती है कि बाकी के पॉइंट्स मैं दूंगी। हम नहीं जानते कि क्या पेनल्टी हो सकती है अगर किसी क्लास के स्टूडेंट को निकाल दिया जाए, इसीलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि उसके क्लास में रहने में हम सभी का ही फायदा है। तब साय मान जाती है, मगर वो उन्हें बताती है कि इस स्कूल की पूरी हिस्ट्री में आज तक किसी भी क्लास डी ने ऊपर के टीयर्स पे जाने का नहीं सोचा है। क्या तुम अभी भी इसके लिए स्ट्रगल करना चाहते हो। होरिकिता कहती है कि मुझे इसका तो नहीं पता कि ये क्या सोचता है, मगर मैं ऊपर की क्लासेस तक जाना चाहती हूँ। तब जाय उनका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम्हारे जैसे लूजर्स जिन्हें क्लास के द्वारा नोटिस तक नहीं किया जाता है वो टॉप तक जाने के सपने देख रहे हैं। होरिकिता इस पर कहती है कि अगर मैं आपको सीधा जवाब दूं तो जो भी कोई लूजर होता है अगर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाएं तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। तब जाय वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं भी ये देखना चाहूंगी कि तुम ये कैसे करते हो। इसके बाद हम आयानो कोजी और होरिकिता को पार्क में बैठा हुआ देखते हैं। आयानो कोजी कहता है कि क्लास ए के पास अभी 1004 पॉइंट्स हैं और उससे हम अगर कंपेयर करें तो हमारे पास सिर्फ 87 पॉइंट्स हैं। अगर मैं सच बताऊं तो क्लास ए तक जाना मुझे सपने के जैसा लग रहा है। इस पे होरिकिता कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं क्लास ए तक जाकर रहूंगी। आयानो कोजी कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, वैसे सूदो को बचाने के लिए थैंक्स। होरिकिता उससे कहती है कि मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था कि ये सब मैं खुद अपने फायदे के लिए कर रही हूँ और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सीन यहीं पर कट होता है और हमें आयानो कोजी के सभी दोस्तों को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। उसके रूम में सूदो आयानो कोजी से पूछता है कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। आयानो कोजी कहता है कि मुझे पार्टी देखने में कोई दिक्कत नहीं थी और मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ, मगर ये मेरे ही रूम में क्यों हो रहा है। उसकी बात पर उतना कोई ध्यान नहीं देता। यामोइची कहता है कि अगर कुशिदा ने वो पुराने टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं लाए होते तो अभी तक इकी और सूदो कब का स्कूल से निकल चुके होते। इकी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम भी तो बस थोड़े ही नंबर से पास हुए हो। यामाउची उसे जवाब देता है कि मैं बस सीरियस नहीं था वरना मैं टॉप करता, और वो बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। तभी कुशिदा आयानो कोजी से पूछती है कि वैसे तुमने सूदो को स्कूल से निकलने से कैसे बचाया। इस सवाल पे सभी दोस्त एकदम चुप हो जाते हैं और उसकी बात सुनने लगते हैं। आयानो कोजी कुछ सोचते हुए कहता है कि होरिकिता ने स्कूल की अथॉरिटी से बात की थी, उसने कहा था कि आप स्कूल से किसी बच्चे को सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होने के चलते ऐसे ही नहीं निकाल सकते बिना किसी रीजन के, और उसने ही तुम्हारा एक्सपर्शन रुकवाया था। ईके कहता है क्या सच में होरिकिता तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। यामाउची भी कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था शुरू से। सूदो उससे पूछता है कि वैसे तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया। होरिकिता कहती है कि मैंने ये सब बस अपने फायदे के लिए किया ताकि मैं क्लास ए तक जा सकूं। ये सब सुन के कुशिदा के चेहरे में कुछ अलग सा ही एक्सप्रेशन था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गुस्से में है। पार्टी खत्म होने के बाद आयानो कोजी सारे कचरे को साफ कर रहा होता है और उसमें कुशिदा भी उसकी मदद करती है। काम खत्म होने के बाद वो कुशिदा को थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए साफ सफाई में, मगर कुशिदा कहती है कि थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए क्योंकि तुमने अपना रूम हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया। और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें होरिकिता की जैसी लड़कियां
लड़कियां पसंद है, मैं तुम्हें हमेशा ही उसी के साथ देखती हूँ और क्लास की सभी लड़कियां भी इसी बारे में बात कर रही हैं। अयानो कोजी कहता है कि होरिकिता बस मेरी एक दोस्त है, एक्चुअली में वो बस मेरे बगल में बैठती है। इस पे कुशिदा कहती है कि अच्छा ठीक है, चलो अब मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ, और फिर वो उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। अयानो कोजी जब अपने बेड की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि कुशिदा ने अपना फोन उसके बेड पर ही छोड़ दिया, इसीलिए वो उसका फोन लेकर उसके पीछे जाता है, मगर वो देखता है कि कुशिदा लिफ्ट से नीचे वाले फ्लोर पे जा रही है। उसे याद आता है कि गर्ल्स का रूम तो ऊपर वाले फ्लोर्स पर है, मगर कुशिदा इस टाइम नीचे क्या करने जा रही है, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाता है फोन वापस करने। कुशिदा किसी रीजन के चलते होरिकिता से बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, और वो इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो जोर जोर से आयरन ग्रिल में लाते मारकर होरिकिता को गाली देने लगती है। ये सब चीज अयानो कोजी छुपकर पीछे से देख रहा था कि तभी कुशिदा का फोन जो उसके पास था उस पे एक मैसेज आता है, जिसकी आवाज कुशिदा भी सुन लेती है, और वो कहती है कि कौन है वहाँ पे, सामने आओ। अयानो कोजी बाहर निकलते हुए कहता है कि ये मैं हूँ अयानो कोजी, तुम अपना फोन भूल गई थी इसीलिए मैं वापस करने आया था। कुशिदा गुस्से में उससे फोन छीनते हुए कहती है कि क्या मैंने जो कहा वो सब तुमने सुन लिया। अयानो कोजी कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने नहीं सुना तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगी। कुशिदा उसके पास जाके उसे धमकी देती है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अयानो कोजी कहता है अच्छा तो जरा मुझे भी बताओ कि कैसे। वो कहती है कि मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप करने का ट्राई किया था, मगर अयानो कोजी कहता है कि ये तो झूठा इल्जाम है। कुशिदा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ये कोई झूठा इल्जाम नहीं है, और उसके हाथ को उठाकर अपने ब्रेस्ट पर रख देती है, और वो कहती है कि अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर छप गए हैं, ये एक प्रूफ है और मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। अयानो कोजी ये देखकर चौंक जाता है। कुशिदा उसका हाथ छोड़कर कहती है कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बाद में फंसा सकती हूँ, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुमने यहाँ पर जो भी देखा वो तुम किसी को नहीं बताओगे। अयानो कोजी हाँ में अपना सर हिलाता है। कुशिदा कहती है तो ठीक है, तो मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, और फिर वो एकदम से अपनी पुरानी पर्सनैलिटी में आते हुए कहती है कि लगता है हम दोनों के बीच एक और सीक्रेट रहने वाला है ना। अयानो कोजी अपने मन में सोचने लगता है कि इन दोनों पर्सनैलिटी में असली कुशिदा कौन सी है। अब हमें क्लास 1B को दिखाया जाता है। इसी क्लास में इचिनोसे भी पढ़ती है। 1B की क्लास टीचर होती तो वैसे पियक्कड़ है, और वो सभी के इस मंथ के पॉइंट्स अनाउंस करती है और बताती है कि तुम्हारे पॉइंट्स कल तुम्हें मिल जाएंगे। क्लास के बच्चे खुश थे क्योंकि उनके पॉइंट्स इस बार बड़े थे पहले के मुकाबले, और एक लड़की कहती है कि हो ना हो ये पक्का टेस्ट स्कोर की वजह से ही बड़ा है, जिसको इचिनोसे लीड कर रही थी क्योंकि वो क्लास 1B की मॉनिटर है। इचिनोसे कहती है कि अरे नहीं, ये तो तुम सबकी मेहनत की वजह से हुआ है, मगर फिर भी उसके दोस्त उससे जाकर चिपक जाते हैं। इचिनोसे भी होरिकिता की तरह क्लास 1A में जाना चाहती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अयानो कोजी लिफ्ट के सामने खड़ा था क्लास में जाने के लिए। लिफ्ट के खुलने पे वो होरिकिता और कुशिदा को देखता है, और भी लोग लिफ्ट से क्लास की तरफ जाने लगते हैं। अयानो कोजी अभी भी उसी पुरानी बात को सोच रहा था, और वो होरिकिता से पूछता है कि तुम और कुशिदा साथ में कैसे हो, तुम्हारी तो एक दूसरे से नहीं बनती। होरिकिता कहती है कि वो मेरे रूम के बाहर खड़ी थी और मेरा इंतजार कर रही थी। वो लोग नीचे वाले फ्लोर में पहुंच के क्लास की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनके पास इचिनोसे आती है और होरिकिता क्लास की तरफ चली आती है। इचिनोसे कुशिदा को गुड मॉर्निंग विश करती है और उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मगर कुशिदा इसमें साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ये बस मेरा क्लासमेट है। इचिनोसे कहती है हाँ मुझे याद आया, क्या तुम्हें आज पॉइंट्स मिल गए हैं। क्लास में जाने में जाय सबको बताती है कि सिस्टम के इशू होने के चलते पॉइंट्स लेट से मिलेंगे फर्स्ट ईयर के बच्चों को। सामने अयानो कोजी इचिनोसे से मिलने जाता है क्योंकि उसने उसे बुलाया था। कारण पूछने पे इचिनोसे कहती है कि मुझे भी यहाँ कोई प्रपोज करने वाला है। अयानो कोजी कहता है तो मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना, मगर इचिनोसे कहती है कि मुझे डेटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे ये लव लेटर आज मेरे लॉकर में मिला था, तो क्या तुम प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो। मैं नहीं जानती कि दूसरे इंसान को कैसे मना किया जाए बिना उसके दिल को चोट पहुंचाए। तभी वहाँ पीछे से एक लड़की आ जाती है। ये वही लड़की है जिसने की वहाँ पे लव लेटर रखा था। वो लड़की इचिनोसे से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मगर उसके कुछ बोलने से पहले ही अयानो कोजी साफ इनकार करते हुए कहता है कि मैं बस उसका दोस्त हूँ, और वहाँ से चले जाता है। जाते जाते वो इचिनोसे से कहता है कि तुम्हें उससे सीधा फेस टू फेस बात कर लेनी चाहिए और उसे डायरेक्टली बताओ कि तुम क्या सोचती हो, उसे इग्नोर करने की बजाय। वो एक बेंच में बैठा होता है और देखता है कि उनके पॉइंट्स उन्हें मिले ही नहीं है, जबकि उनके पास 87 पॉइंट्स थे, इसीलिए उसे थोड़ा सा शक होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की रोते हुए वहाँ से जाती है। इचिनोसे उससे माफी मांगती है इतनी अजीब सिचुएशन में डालने के लिए, और कहती है कि तुम्हारा ये मेरे पे एहसान रहा, अगली बार तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें स्टूडेंट काउंसिल को दिखाया जाता है। क्लास 1D के पॉइंट्स तब तक उन्हें नहीं मिलेंगे
रहेंगे जब तक कि वो एक लड़ाई का इंसिडेंट क्लियर नहीं कर देते जो कि हुआ था एक दिन पहले, जिसमें कि सुदो शामिल था। अगले दिन जब अयानो कोजी अपनी क्लास में जाता है तब उसे इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। टीचर उन्हें बताती है कि बास्केटबॉल क्लब में 1C के स्टूडेंट्स ने सुदो के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया है, ये कहते हुए कि प्रैक्टिस के बाद सुदो ने उन पे हमला करके उन्हें इंजर्ड कर दिया। मगर सुदो इस बात में अड़ा रहता है कि मैंने उन्हें सिर्फ सेल्फ डिफेंस में मारा था, उन्हीं लोगों ने पहले लड़ाई शुरू की थी। मगर क्लास टीचर कहती है कि इसका कोई भी सबूत नहीं है, अगर कोई विटनेस हो तो फिर अलग बात है। तो कुशिदा क्लास के सभी लड़कों से पूछती है क्या किसी ने उस लड़ाई को देखा था, पर कोई भी सामने नहीं आता। टीचर आगे बताती है कि एक हफ्ते में तुम लोगों को स्टूडेंट काउंसिल के सामने पेश किया जाएगा और तुम्हें सबूत पेश करने हैं। अगर तुम उसे इनोसेंट साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें इस महीने भी एक भी पॉइंट नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि सुदो को भी स्कूल से निकाल दिया जाए। अगले सीन में हम एक क्लब में रियूएन को देखते हैं। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड वही है, उसी ने पूरा ये प्लान बनाया है ताकि वो सुडो को स्कूल से निकलवा सके। जिस स्टूडेंट ने सुदो के साथ लड़ाई की थी वो उन्हें आकर बताता है कि शायद किसी ने हमें लड़ाई करते हुए देख लिया था। इस बात पे सुदो का बॉडीगार्ड उसे बहुत मारता है ताकि उसका चेहरा देखने में ऐसा लगे कि सुदो ने उसे बहुत बेरहमी से मारा है और रियूएन उसके प्लान को कंटिन्यू करने को कहता है। क्लास में सभी बच्चे सुदो के मैटर को लेकर बात कर रहे थे। अयानो कोजी होरिकिता से कहता है कि हमें सुदो को बचाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पॉइंट्स नेगेटिव में चले जाएं, क्योंकि हमें सिस्टम के बारे में वैसे भी ज्यादा नहीं पता है, इसीलिए कोई भी रिस्क लेना सही नहीं रहेगा अगर हमें क्लास ए तक जाना है। तो योसुके सबसे हेल्प मांगता है विटनेस और प्रूफ साथ मिलकर ढूंढने के लिए, जिसमें कि सभी लोग मान जाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खोजबीन करते हैं मगर उन्हें कोई भी विटनेस या फिर कोई क्लू नहीं मिलता। तभी उनके पास इचिनो से आकर बताती है कि मुझे पता लगा है कि तुम्हारी क्लास में किसी लड़ाई के चलते प्रॉब्लम्स हुई हैं और वो हेल्प करने का सजेस्ट करती है। पहले तो अयानो कोजी सस्पिशियस था मगर इचिनो से कहती है कि टेंशन मत लो, मैं किसी से मिली हुई नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारा वो पुराना एहसान चुका रही हूँ। इचिनो से ने नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका दिया था कि अगर कोई भी चाहे तो वो हमें क्लूज मेल पे भेज सकता है और बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। अयानो कोजी उनसे नोटिस के बारे में पूछता है जिस पर इचिनो से बताती है कि ये कांजाकी का आइडिया था। तभी वो देखती है कि उसे एक मेल आया हुआ है। उस मेल में सुडो के एक अटैकर के बारे में बात की गई थी। उन्हें पता चलता है कि वो लड़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो पिछले स्कूल में भी लड़ाई करता रहता था और सभी बच्चे उससे डर के रहते थे। कांजाकी कहता है कि बाकी दो लोग भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, कोई सेंस नहीं बनता कि सुडो अकेला ही उन तीनों को मार देगा बिना खुद घायल हुए। हो सकता है कि क्लास सी जानबूझकर सुडो को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। इचिनो से उस अनजान इंसान को पैसे भेजने की कोशिश करती है मगर उसे भेजना आता ही नहीं था, इसीलिए अयानो कोजी उसकी मदद करता है। वो भेजते वक्त इचिनो से के बहुत ही ज्यादा हाई पॉइंट्स को नोटिस करता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा इतने पॉइंट्स कमाने के लिए। उसके पास टोटल 2.6 मिलियन पॉइंट्स थे। जब अयानो कोजी वापस अपने रूम में जाता है तो वहाँ वो कुशिदा, सुदो और बाकी के दोस्तों को देखता है। वो इनसे पूछता है कि तुम यहाँ अंदर बिना चाबी के कैसे आ गए, जिसमें वो दिखाते हैं कि हमने पहले ही तुम्हारी डोर की के डुप्लीकेट्स बना लिए हैं। तभी अयानो कोजी का बेल डोर बजता है और वो जाकर देखता है कि होरिकिता उससे मिलने आई है। होरिकिता वहाँ अंदर रखे बहुत सारे जूतों को देखकर वहाँ से जाने लगती है मगर अयानो कोजी उसे आने का रीजन पूछता है। वो उसे बताती है कि एक विटनेस है जिसने उस लड़ाई को देखा है, उसका नाम साकुरा है। यहाँ साकुरा लैपटॉप चला रही थी। तभी वो देखती है कुशिदा के कॉल को। जिस टाइम वो लड़ाई हुआ था उस टाइम साकुरा वहाँ पे थी। कुशिदा ट्राई करती है बार बार मगर वो कॉल पिक नहीं करती। अयानो कोजी होरिकिता से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने देखा था उस लड़ाई को। होरिकिता बताती है कि जब कुशिदा क्लास में सभी बच्चों से मदद करने के लिए पूछ रही थी तो सभी बच्चे उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे मगर साकुरा नजरें चुरा रही थी। सुदो गुस्से में कहता है इतनी मेहनत के बाद विटनेस मिला और वो भी किसी काम का नहीं। होरिकिता कहती है कि मान लो अगर विटनेस मिल भी जाए फिर भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। असली सवाल ये है कि क्या वो सेल्फ डिफेंस में था या फिर नहीं। कुशिदा को उसकी बात समझ में नहीं आती मगर होरिकिता बाय बोलकर वहाँ से चली आती है। फिर रात हो जाती है और अयानो कोजी अपने बेड पर लेटा होता है। तभी उसके रूम का डोर बेल बजता है और वो कुशिदा को देखता है। कुशिदा उसे होरिकिता की बात का मतलब पूछती है। अयानो कोजी उसे बताता है कि अब वो चाहे सेल्फ डिफेंस में हो या ना हो ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि सुदो हमेशा चिल्लाते और बकवास करते रहता है, इसीलिए उसका सबके सामने खराब इंप्रेशन है। सोचो अगर एक मर्डर हो जाए और उसमें दो सस्पेक्ट्स हैं, एक सस्पेक्ट ने पहले भी मर्डर कर रखा है और दूसरा इंसान जो है वो नियम कानून मानने वाला इंसान है। मान लो अगर वो मर्डर नियम कानून मानने वाले इंसान ने किया होगा तो भी अगर एविडेंस कम है तो उस पहले वाले सस्पेक्ट को ही सजा मिलेगी। कुशिदा उसकी बात को समझ जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं कल खुद साकुरा से फेस टू फेस बात करूंगी इस बारे में। अगले दिन लंच ब्रेक में साकुरा के क्लास से निकलते ही कुशिदा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सुदो के लड़ाई के रिलेटेड कुछ भी पता है, मगर वो कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और वो वहाँ से जाने लगती है मगर कुशिदा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। साकुरा पैनिक करती है और वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है मगर पैर फिसलने के चलते वो गिर जाती है और साथ में उसका कैमरा भी। जब उठकर वो चेक करती है तो उसका कैमरा
नहीं चल रहा था और वो डरने लगती है। वो ये कहकर चली जाती है कि मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। साकुरा वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि मैं ये सब लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, मैं अपना सीक्रेट किसी के भी सामने नहीं आने देना चाहती। अब साकुरा का कैमरा भी खराब हो चुका है और इसी चीज के चलते वो डर रही थी। वो अयानो कोजी और कुशिदा को शाम को बुलाती है कैमरा स्टोर में अपना कैमरा ठीक करवाने के लिए। अयानो कोजी कहता है मुझे ये तो पता है कि तुम यहाँ पे अपना कैमरा ठीक करवाने के लिए आई हो, मगर इसमें मेरे आने की क्या जरूरत थी। वो सभी लोग कैमरा की दुकान में जाते हैं। दुकान का स्टाफ चेक करके बताता है कि इसमें पावर का इशू हो गया है और वो वारंटी के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। वारंटी कार्ड देखने के बाद स्टाफ कहता है कि ये वारंटी टाइम के अंदर ही है तो फिर इसे फ्री में रिपेयर कर दिया जाएगा, मगर वो बहुत ही ज्यादा साकुरा को देख रहा था क्रीपीली। अयानो कोजी समझ आता है कि साकुरा ने उसे भी अपने साथ क्यों बुलाया था। स्टाफ साकुरा को एक फॉर्म भरने के लिए देता है जिसमें कि उसे अपना एड्रेस, नाम और फोन नंबर लिखना था ताकि रिपेयर होने के बाद वो अपना कैमरा वापस ले जा सके। मगर साकुरा किसी चीज के चलते डरने लगती है अपनी पर्सनल डिटेल्स फॉर्म में लिखने से। तभी अयानो कोजी उससे पेन लेकर अपनी डिटेल्स भरने लगता है और कहता है कि जब ये ठीक हो जाएगा तो तुम मुझसे आकर अपना कैमरा ले सकती हो। स्टाफ थोड़ी आनाकानी करने लगता है मगर अयानो कोजी कहता है कि वारंटी कार्ड से पहले ही लोकेशन और डेट ऑफ परचेज कंफर्म हो गई है और वारंटी कार्ड भी वैलिड है, इसे आपने अभी जस्ट चेक किया है, तो अब रिपेयर फॉर्म में किसी का भी नाम जाए इससे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा। और वो स्टाफ भी आखिर में मान जाता है। शाम में वो सभी लोग एक टेबल में बैठे होते हैं। कुशिदा उठकर वहाँ से थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है। उसके जाने पे साकुरा अयानो कोजी से पूछती है कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए सूदो के केस में। अयानो कोजी कहता है कि तुम्हें जो भी करने का मन है तुम वो करो। साकुरा कहती है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं कहा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बाद में रिग्रेट करूंगी, और किसी चलते वो अयानो कोजी से ओपनली बात करती है और उस पर भरोसा भी करने लगती है। अयानो कोजी कहता है कि अगर तुम रिग्रेट करोगी फिर तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल ही गया होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम सच में चाहती हो कि हमारा क्लास आगे जाए तो तुम चाहो तो एज अ विटनेस सामने आ सकती हो सूदो के केस में। थोड़ी देर में कुशिदा भी वहाँ आ जाती है और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर कुशिदा अयानो कोजी के घर जाती है क्योंकि उसे कुछ डिस्कस करना था इम्पोर्टेंट। अयानो कोजी पूछता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात बतानी थी मुझे। वो कहती है कि मैं हाल ही फिलहाल में इंटरनेट में कुछ पिक्चर्स देख रही थी और मुझे ये मिला। वो देखता है कि इस पिक में साकुरा है। अयानो कोजी ने भी उसके फेक ग्लासेस को नोटिस कर लिया था। कुशिदा कहती है अच्छा तो फिर इसी चलते वो सबके सामने नहीं आना चाहती थी। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है साकुरा का और वो मान गई थी विटनेस बनने के लिए। अगले दिन होरिकिता अयानो कोजी पे गुस्सा थी किसी रीजन के चलते, क्योंकि उसने लास्ट पूरा दिन कुशिदा के साथ बिताया था और वो उसे बताती है कि आज ही स्टूडेंट काउंसलिंग की मीटिंग है। फिर हमें मीटिंग में उन सभी लोगों को दिखाया जाता है। ताचिबाना जो कि मुनाबू की सेक्रेटरी है वो उस इंसिडेंट को डिटेल में बताती है। जब वो ये कहती है कि क्लास सी के स्टूडेंट्स विक्टिम है तो सुदो भड़क जाता है और वो कहता है कि उन लोगों ने लड़ाई पहले शुरू की थी और उन्होंने मुझे उस दिन वहाँ प्रैक्टिस के बाद बुलाया था। ताचिबाना उसे शांत रहने को बोलती है और आगे कहती है कि क्योंकि उन तीनों की इंजरी सुदो से बहुत ही ज्यादा है तो इसलिए ये सेल्फ डिफेंस नहीं हो सकता, और वैसे भी यहाँ पर कोई भी प्रूफ या फिर एविडेंस नहीं है तो हमें अपना डिसीजन इतने के बेसिस पे ही देना पड़ेगा। ये देखते हुए कि अब डिसीजन क्लास सी के फेवर में जा रहा है, अयानो कोजी होरिकिता को गुदगुदी करने लगता है ताकि वो अपने ख्यालों से निकल के यहाँ पे ध्यान दे सके। वो कहता है कि अगर तुमने अभी भी कुछ भी नहीं किया तो फिर हम सभी लोग इस केस को हार जाएंगे, और तब होरिकिता को वहाँ के माहौल का ख्याल आता है। वो कहती है कि मैं क्लास सी के स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। मुनाबू के परमिशन देने पे होरिकिता क्लास सी के स्टूडेंट से पूछती है कि तुम्हें सुदो ने उस दिन वहाँ पर क्यों बुलाया था। एक बच्चा ये कहता है कि उसने हमें ये कहा था कि उसने हमसे कुछ बात करनी है। तो होरिकिता कहती है कि इचिजाकी तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, वो तो बास्केटबॉल क्लब में भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इचिजाकी भी उन तीनों में से एक स्टूडेंट है। वो लड़का कहता है कि मैं उसको अपने साथ इसलिए लेकर गया था क्योंकि आपको पता है कि सुदो बहुत ही ज्यादा भड़कीला है और वो सबसे लड़ाई करता रहता है। होरिकिता कहती है कि इचिजाकी का रेपुटेशन वैसे ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर के रूप में है और पिछले स्कूल में भी लोग उससे डर के रहते थे। तो ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इचिजाकी के रहते हुए भी सुदो ने अकेले ही तुम तीनों को ऐसे मार दिया, वो भी बिना चोट खाए हुए। वो लड़का कहता है कि हम बस लड़ाई नहीं करना चाहते थे, मगर होरिकिता कहती है अच्छा तो फिर तुम तीनों लोग एक साथ ही घायल कैसे हो गए। वो कहता है कि जब सुदो की बात हो रही हो तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, मगर होरिकिता उसकी बात को काटते हुए कहती है कि एक स्टूडेंट है जिसने की इस पूरी की पूरी लड़ाई को देखा है। ये सुनकर क्लास सी के स्टूडेंट्स और उसके टीचर के भी होश उड़ जाते हैं और तब क्लास में एंट्री होती है साकुरा की। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम है साकुरा एरी, और फिर वो आगे कहती है कि जिस दिन वो लड़ाई हुआ था मैं उस दिन वहीं पे थी। पहले क्लास सी के स्टूडेंट्स ने उस पे हाथ उठाया था, मगर इतने सारे लोगों के सामने होने के चलते वो कुछ ज्यादा ही नर्वस थी। क्लास सी का टीचर कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें क्लास डी के द्वारा फोर्स नहीं किया जा रहा है ताकि तुम ये झूठा बयान देकर सुदो को बचा सको। देखो तुम बिल्कुल ही कांप रही हो। मगर वो कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ और मेरे पास प्रूफ भी है। फिर वो अपने पास से एक मेमोरी कार्ड निकालती है और मुनाबू उस मेमोरी कार्ड के पिक्चर्स को दिखाने को कहता है। पिक्चर सबके सामने आने पे वो कहती है कि मैं उस दिन कोई सुनसान जगह ढूंढ रही थी अपनी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, और इन पिक्चर्स में डेट और टाइम भी मेंशन है
आप चाहे तो देख सकते हैं। टीचर कहते हैं मगर डेट और टाइम को एडिट भी किया जा सकता है। तभी उसकी बात काटते हुए मुनाबू कहता है कि एक पिक्चर अलग है। हम देखते हैं कि उस पिक्चर में साकुरा के पीछे वो सभी लोग लड़ रहे थे। क्लास सी का टीचर कहता है कि अच्छा मान लो अगर ये प्रूफ हो भी जाए कि तुम वहाँ पे थी तो भी ये प्रूफ नहीं होता कि किसने लड़ाई को शुरू किया था। और वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है और कहता है कि सूदो को 2 वीक के लिए सस्पेंड किया जाए और क्लास सी को 1 वीक के लिए, क्योंकि उनकी इंजरी सूदो से ज्यादा है। मगर होरिकिता मना कर देती है और कहती है कि भले ही सूदो सबसे लड़ता रहता है मगर इस केस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि इस केस में वो पूरा का पूरा बेकसूर है। ये कोई ऐसा वैसा केस नहीं है जिसे कि ऐसे ही जाने दिया जाए। इसमें क्लास सी ने जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश की है। मैं मानती हूँ कि सूदो इस केस में पूरा का पूरा इनोसेंट है। सभी लोग वहाँ पे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और वहाँ पर बिल्कुल केओस हो जाता है। तभी मुनाबू सभी को रोकते हुए कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, पक्का तुम दोनों साइड में से एक साइड झूठी गवाही दे रहा है। वो दोनों साइड से पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, और दोनों साइड हाँ बोलते हैं। वो कहता है कि मैं अपना फैसला कल 4 बजे सुनाऊंगा। अगर तुमने अपने ओपोनेंट के खिलाफ कोई भी सबूत या फिर खुद के गुनाह को कल तक कबूल नहीं किया तो कल किसी को स्कूल से निकाला भी जा सकता है। मीटिंग खत्म होने के बाद अयाना कोजी और साकुरा थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। तभी मुनाबू उनसे मिल जाता है। वो उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम अपनी बात को प्रूफ नहीं कर सकते तो वो बस एक झूठ है। मगर अयाना कोजी उसकी साइड लेते हुए कहता है कि साकुरा की बात एकदम सच है और मुझे उस पर पूरा का पूरा भरोसा है। मुनाबू कहता है अच्छा। तभी वो अपना हाथ मारते हुए कहता है तो फिर ठीक है, इसे प्रूफ करके दिखाओ। और अयाना कोजी लिटरली एकदम लास्ट सेकंड पे उसके अटैक को डॉज करता है। उसके इतने फास्ट रिफ्लेक्सेस को देख के मुनाबू की सेक्रेटरी और साकुरा भी 1 सेकंड के लिए शॉक हो जाती है। अयाना कोजी कहता है कि तुम्हें बस कल का इंतजार करना है। अब हमें आगे साकुरा बताती है कि वो लोगों से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाती, इसीलिए मैं मास्क इस्तेमाल करती हूँ अपना असली चेहरा छुपाने के लिए। वो अपने पोस्ट के कमेंट्स पढ़ रही थी जिसमें कि लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, पर वहाँ पर कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे जहाँ पर कि कोई इंसान उससे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था। वो ये देख के रोने लगती है। जब वो अपने लॉकर में से अपने लिए मैसेजेस निकालती है तो उसे दिखता है कि किसी इंसान ने उसके पर्सनल फोटोज क्लिक कर ली हैं, वो भी उसके दोस्तों के साथ। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। फिर सीन यहाँ पर कट होता है और हमें अयाना कोजी और होरिकिता को उसी जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर कि सूदो और उन क्लास सी के स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई हुई थी। अयाना कोजी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया या फिर कोई प्लान है। होरिकिता कहती है कि मैं इसी बारे में सोच रही हूँ, और वैसे भी साकुरा के बयान के कारण हम लोगों ने इस हियरिंग को 1 दिन डिले करवा दिया। अब बस हमें कुछ प्रूफ चाहिए उस इंसिडेंट को लेके। अयाना कोजी कहता है कि अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि सिर्फ यही एक जगह ऐसी है जहाँ पर कि कोई भी सिक्योरिटी कैमरास नहीं लगे हैं। होरिकिता कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, अगर यहाँ पर कोई कैमरा होता तो हमारे पास पक्का सबूत होता। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। अगली सुबह अयाना कोजी क्लास में जाता है और वो साकुरा को देखता है। साकुरा थोड़ी टेंस्ड थी, इसीलिए अयाना कोजी भी उससे पूछता है कि आज तो तुम्हें कोई बयान भी नहीं देना है, फिर आज तुम क्यों इतनी ज्यादा टेंस्ड हो। तुम्हारे चलते ही अब हम सूदो और बाकी सभी क्लास के लोगों को बचा पाएंगे, ये सिर्फ तुम्हारे चलते ही हो पाया है। अगली बार तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा सामने खड़ा रहूंगा। साकुरा उसे इसके लिए धन्यवाद करती है और आगे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मगर उसके कुछ बोलने से पहले ही अयाना कोजी के फोन पे टेक्स्ट आता है कुशिदा का। अयाना कोजी कहता है कि मैं तुम्हारी बात अगली बार कभी सुन लूंगा, अभी के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। अगले सीन में हमें क्लास सी के उन्हीं स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिन्हें की कुशिदा ने उसी जगह पे इनवाइट किया था। जब वो लोग वहाँ आते हैं तो वो कुशिदा की बजाय अयाना कोजी को पाते हैं। अयाना कोजी कहता है कि कुशिदा यहाँ पे नहीं आएगी, मैंने ही उससे तुम सभी लोगों को मैसेज करवाया था ताकि तुम यहाँ आ सको, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। एक स्टूडेंट कहता है कि सूदो ने हमें यहाँ पर बुलाया और हमें मारा, उसे एक अच्छे इंसान की तरह अपनी पनिशमेंट कबूल कर लेनी चाहिए। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी होरिकिता पीछे से आकर उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। वो पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, और होरिकिता उसे वहाँ पे लगा हुआ कैमरा दिखाती है। ये देख उन स्टूडेंट्स के होश ठिकाने आ जाते हैं। होरिकिता कहती है कि स्पेशल एनेक्स में एक साइंस लैब है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक केमिकल्स रखे होते हैं, तो ये बात तो कॉमन है कि यहाँ पे सिक्योरिटीज कैमरास तो लगे होंगे ही होंगे। एक बच्चा यहाँ पे कहता है कि अगर यहाँ पर कैमरा लगे हैं तो स्कूल ने हमें ये बात पहले ही क्यों नहीं बताई। अयाना कोजी कहता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब दोनों पार्टी को पनिशमेंट मिलना तय हो गया था। अब चाहे किसी भी रीजन के चलते हो मगर सूदो ने भी तुम्हें मारा था, इसीलिए सूदो को तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, मगर तुम तीनों को स्कूल से निकाला भी जा सकता है झूठ बोलने के लिए। इचिरागा उससे पूछता है तो स्कूल ने हमें इसके बारे में पहले ही क्यों नहीं बताया। अयाना कोजी कहता है कि स्कूल बस हमारा टेस्ट ले रहा है, वो देखना चाहते हैं कि क्या हम इस प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया है। तुम्हें नहीं लग रहा था कि हियरिंग के वक्त की उन्हें सब कुछ पहले से
ही पता है वो बच्चे डर जाते हैं और एक कहता है कि मैं स्कूल से निकाला नहीं जा सकता और दूसरा कहता है चलो जल्दी से स्कूल वालों को सभी बातें हम बता देते हैं। अयानो कोजी कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में अपना डिसीजन ले रहे हो। एक ऐसा भी तरीका है जिससे कि क्लास सी और क्लास डी दोनों को ही बचाया जा सकता है। वो पूछता है कि ये कैसे होगा, जिस पर होरिकिता कहती है कि तुम्हें बस अपना केस वापस लेना है। ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और किसी को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती किसी ऐसे इंसिडेंट के लिए जो कि कभी घटा ही ना हो। उन तीनों में से एक स्टूडेंट फोन निकालकर रुएन को कॉल करने लगता है, मगर होरिकिता उसका फोन छीन लेती है और कहती है कि क्या तुम सब कुछ खुद से डिसाइड नहीं कर लेते। वो स्टूडेंट गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। होरिकिता कहती है अच्छा तो अब तुम वॉयलेंस पे आओगे, ठीक है एक बार ट्राई करके तो देखो। लास्ट में वो लड़का भी उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे थे। अगले सीन में हम साकुरा को मार्केट में देखते हैं और उसे एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी जाकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो इंसान हाथ धो के उसके पीछे पड़ा था। अयानो कोजी इचिनोसे को कैमरा लौटाने आया था। इचिनोसे उसे कहती है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट क्लास डी में है। अयानो कोजी कहता है कि ये आइडिया होरिकिता का था और वैसे भी मैंने बस वही किया जो कि उसने मुझे करने को कहा था। तभी उसके फोन पे साकुरा का कॉल आता है, मगर उसके कुछ बोलने से पहले ही उसका जो स्टॉकर था वो उसके फोन को फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी कैमरा स्टोर का स्टाफ है। वो साकुरा को हिरास करने की कोशिश करने लगता है। वो उसके शर्ट के बटन को खोलने वाला ही होता है कि तभी अयानो कोजी अपने फोन से उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। अयानो कोजी कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का एम्प्लॉय एक स्टूडेंट को हिरास करते हुए कल तक तो तुम टीवी पर सेलिब्रिटी बन जाओगे। वो एम्प्लॉय डर के मारे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अयानो कोजी कहता है कि तुम अपने पीछे देखो, वहाँ पर कैमरास लगे हैं, तुम ऐसे ही झूठ नहीं बोल सकते। भले ही तुमने ये कोशिश करी हो मगर फिर भी तुमने एक अंडर एज गर्ल को हाथ लगाया है, तुम्हारी लाइफ अब खत्म हुई। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर दूसरी साइड से इचिनोसे पुलिस वालों के साथ आ जाती है और पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अयानो कोजी साकुरा को दिखाता है कि तुमने अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर लिया था जिससे कि मुझे तुम्हारी लाइव लोकेशन का पता चल गया। अयानो कोजी कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज में परेशानी हो रही हो तो तुम चाहो तो मुझसे एडवाइस ले सकती हो और साकुरा उसे धन्यवाद करती है। फिर हम जाए को बिल्डिंग की छत पे सिगरेट पीते हुए देखते हैं और उसने होरिकिता को अपने पास बुलाया था। होरिकिता पूछती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिस पर जाए कहती है कि मैं इधर उधर की बातें नहीं करने वाली हूँ, मैं सीधा पॉइंट की बात करूंगी। ये तुमने कैसे किया? वो क्लास सी के स्टूडेंट ऐसे ही तो अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे। मगर होरिकिता इस बात का जवाब देने से मना कर देती है। तो जाए सवाल को चेंज करते हुए कहती है कि क्लास सी को पीछे करने के लिए जो प्लान सोचा गया था वो आखिर किसने सोचा था। होरिकिता कहती है कि इससे आपका क्या लेना देना है। जाए उसे कहती है कि अगर तुम क्लास ए में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी। अयानो कोजी के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जानने की कोशिश करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। इसके बाद हम सुदो को देखते हैं जो कि अयानो कोजी को आकर थैंक्स कहता है अपने केस में हेल्प करने के लिए, मगर अयानो कोजी पूरा का पूरा क्रेडिट होरिकिता को दे देता है। फिर वापिस से सीन जाए की तरफ शिफ्ट होता है। जाए कहती है कि मुझे एक बात बताओ कि आखिर क्यों अयानो कोजी जैसा एक परफेक्ट और होनहार स्टूडेंट क्लास डी में है, आखिर क्यों वो अपनी असली कैपेबिलिटीज को छुपा रहा है और क्यों वो सामने नहीं आना चाहता। क्लास डी अगर इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर सभी बच्चों में कुछ न कुछ खामियां मौजूद है। तो फिर अयानो कोजी के जैसा एक स्टूडेंट क्लास डी में क्या कर रहा है। फिर हमें अयानो कोजी को स्कूल के हॉलवे में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ की वो मनाबू से मिल जाता है। मनाबू उसे अपने केस में सक्सेस होने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और उसे स्टूडेंट काउंसिल में सेक्रेटरी की पोजीशन ऑफर करता है, मगर अयानो कोजी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ आपकी छोटी बहन का आइडिया था। और बात रही स्टूडेंट काउंसिल में पोजीशन की तो मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जीना चाहता हूँ। मनाबू वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा कभी मन बदले तो तुम चाहो तो वापस आ सकते हो। और उसके जाने के बाद अयानो कोजी देखता है कि वहाँ पे होरिकिता भी थी और उसने उनकी बातों को सुन लिया है। बारिश के बीच उन तीनों क्लास सी स्टूडेंट्स को रुएन के द्वारा कन्फ्रंट किया जाता है और रुएन उनसे पूछता है कि बिना मेरी परमिशन के केस को वापस लेने का आइडिया किसका था। एक बच्चा कहता है कि हम तीनों ने मिलकर इस चीज को डिसाइड किया था, जिस पर कि रुएन का बॉडीगार्ड एल्बर्ट उन सभी को बहुत मारता है। रुएन वहाँ से जाते जाते कहता है कि मुझे बस नाम बताओ जिसने भी तुम्हें फंसाने की कोशिश की है। वापस जाते हुए वो क्लास ए की लीडर सिखाया नागी से मिल जाता है और वो कहता है कि पहले मैं क्लास डी को तबाह करूंगा और फिर क्लास बी और अंतिम में मैं तुम्हारे पीछे भी आऊंगा। सिखाया नागी कहती है कि ये बातों में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मगर तुम क्या ऐसा सच में कर भी सकते हो। और रुएन कहता है कि स्कूल में बस एक ही लीडर रह सकता है तो नहीं। साका नागी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। अयानो कोजी और होरिकिता भी बारिश में अपने रूम की तरफ जा रहे थे। अयानो कोजी कहता है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम किया, पर होरिकिता कहती है कि तुमने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की ना। अयानो कोजी पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, जिस पर होरिकिता कहती है कि तुमने जानबूझकर कैमरास ना होने की बात की जिससे मेरे दिमाग में कैमरा लगाने का आइडिया आया। अयानो कोजी कहता है कि अरे नहीं, तुम बस
बस ओवर थिंकिंग कर रही हो। मगर होरिकिता उसे रोकते हुए पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। फिर हमें उसके लाइफ के कुछ पुराने फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ की वो किसी व्हाइट रूम में था और उसके अगल बगल बहुत सारे बच्चे थे इसी की एज के। तभी एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है और अयानो कोजी उसे एकदम इमोशनलेस फेस के साथ देख रहा था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अयानो कोजी कहता है कि मैं तुम्हें क्लास ए तक पहुंचने में मदद करूंगा, मगर आज के बाद कभी भी तुम मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने की जरूरत मत करना। अभी सभी बच्चों के समर वेकेशंस का टाइम था और हमें होरिकिता को सोते हुए दिखाया जाता है। वो उठकर नहाने चली जाती है और जब वो वापस आती है तब वो देखती है कि अयानो कोजी उसे कॉल कर रहा है। 2-3 बार तो वो उसके कॉल को कट कर देती है, मगर अयानो कोजी भी लगातार उसे कॉल कर रहा था। इसीलिए वो फोन उठाकर कहती है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता जब तुम्हें लोग इग्नोर कर रहे हो। अयानो कोजी कहता है, होरिकिता क्या तुम पूल में मेरे साथ जाना चाहोगी। मगर उसके सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही होरिकिता दोबारा उसका कॉल कट कर देती है। उस दिन रात में बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि कुछ प्लानिंग कर रहे थे। एक स्टूडेंट सभी के सभी इक्विपमेंट्स लेकर आता है जो कि उस मिशन में काम आएगा और उस मिशन का नाम था गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम में झांकना। फिर हम अगले दिन को देखते हैं और देखकर ही बता सकते हैं कि होरिकिता पूल में जाने के लिए मान गई थी। जब वो अपने बिल्डिंग से बाहर निकलती है तब वो कारुइसावा और योसुके से मिल जाती है और हम उन्हें देख के बता सकते हैं कि वो दोनों लोग अब डेटिंग कर रहे हैं। योसुके कहता है कि वैसे भी अभी समर वेकेशंस हैं, तो फिर तुम अपने क्लासमेट्स के साथ बाहर क्यों नहीं घूमने जाती। मगर होरिकिता कहती है कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इससे अच्छा मैं उस टाइम में पढ़ाई कर लूंगी। उसके इतने बोरिंग से जवाब पे कारुइसावा मुंह फुलाकर कहती है, योसुके चलो यहाँ से, मुझे तो लगता है कि होरिकिता हमसे बात ही नहीं करना चाहती। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। होरिकिता कहती है कि मुझे कोई भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं चाहिए, वैसे भी मैं अभी तक अकेली ही रही थी। फिर वो वहाँ से निकलकर अयानो कोजी और अपने बाकी के दोस्तों के पास जाती है। उनके बाकी के दोस्त लेट हो रहे थे, इसलिए होरिकिता पूछती है कि ये सूदो और माउची कहाँ हैं? क्या वो लोग अभी तक नहीं आए हैं? तभी हम ईके, सूदो और माउची को दूसरी साइड से आते हुए देखते हैं और ईके कहता है कि मुझे माफ कर दो, कल रात हम सभी लोग ज्यादा ही सो गए थे। साकुरा कहती है कि तुम ज्यादा सो गए थे, मगर तुम तो पुल के रास्ते से ही वापस आ रहे हो। ये सुनकर उनके चेहरे पे 12 बज जाता है, मगर सूदो बात काटते हुए कहता है, चलो लेट ना करो, जल्दी से पूल की तरफ चलते हैं। पूल की तरफ जाते हुए ईकी और यामाउची अपनी ही कोड लैंग्वेज में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें आगे इचिनो से भी मिल जाती है। फिर हमें गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम को दिखाया जाता है। इचिनो से होरिकिता और बाकी सभी लड़कियां अपने पूल के आउटफिट में थी, मगर साकुरा अपने पूरे के पूरे स्विम सूट को ही पहनकर जाने वाली थी। फिर हम सोतुमुरा को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाके उस मिशन के लिए बाकी सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने वाला था। तभी कुशिदा नोटिस करती है कि वहाँ पे यामाउची नहीं था और वो कहती है कि यामाउची कहाँ गया। सूदो और ईके उसे ढूंढने की एक्टिंग करने लगते हैं और तभी ईके कहता है कि शायद से वो बाथरूम गया होगा, चलो छोड़ो, हम सभी लोग मजे करते हैं। और सूदो उन्हें एक वॉलीबॉल कोर्ट दिखाता है। फिर हमें यामाउची को दिखाया जाता है जो कि गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम के बाहर एक क्लीनर की तरह कपड़े पहनकर घूम रहा था। सीन कट होता है और हमें वॉलीबॉल के एरिया को दिखाया जाता है। साकुरा कहती है कि मैं स्पोर्ट्स में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। कुशिदा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी हमारी साइड बॉयज ज्यादा हैं। और इचिनो से वॉलीबॉल को हवा में उछालती है। दो लड़कियां चेंजिंग रूम के बाहर जाती है, मगर वो देखती है कि रूम के बाहर में क्लीनिंग इन प्रोग्रेस का साइन लगा हुआ था और अंदर हमें यामाउची को दिखाया जाता है जो कि कैमरा इंस्टॉल कर रहा था। बाथरूम के बाहर बहुत लंबी लाइन लग जाती है क्योंकि चेंजिंग रूम के बाहर क्लीनिंग बोर्ड का साइन लगा हुआ था और यह चीज इचिनो से और बाकी लड़कियां भी नोटिस करती है। इचिनो से उन सभी को उस साइड जाने से रोकता है और कहता है कि वो सब भाड़ में जाएं। पहले हम सभी को अपना वॉलीबॉल गेम खत्म करना चाहिए, मगर वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी वे में बोल रहा था जिसे सुनकर वो लड़कियां भी डर जाती है। कुशिदा कहती है कि ईके को क्या हो गया आजकल, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। अयानो कोजी कहता है कि उसने शायद उल्टा फुल्टा खा लिया होगा जिसका की असर अभी दिख रहा है। सोतोमुरा यामाउची को कॉल करता है, मगर वो जो कैमरास थे वो काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए यामाउची को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। सोतोमुरा उसे मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा, हम सभी लोग तुम पे भरोसा करते हैं। अयानो कोजी और बाकी सभी लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, मगर तभी कुशिदा को नोटिस होता है कि यामाउची बहुत देर से गायब है और वो सजेस्ट करती है कि हमें उसे जाकर ढूंढना चाहिए, शायद वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो। ईके उसकी बात काटते हुए कहता है कि अरे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा। कुशिदा कहती है कि क्या तुम्हें अपने दोस्त की चिंता नहीं है। अब ईके को कुशिदा पे क्रश था, इसीलिए वो डर जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या कुशिदा को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दोस्त के बारे में चिंता नहीं करता, अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर वो मुझसे नफरत करेगी। वो इस पे डर जाता है, इसीलिए वो साइन लैंग्वेज में सूदो और सोतोमुरा को कहता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है, इसीलिए मिशन को हमें अबॉर्ट करना पड़ेगा। सोतोमुरा वॉकी टॉकी के जरिए उसे कॉल करके बताता है कि हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए मिशन को कैंसिल करो और वहाँ से बाहर निकलो। सूदो इस चीज के चलते ईके को पकड़ के मार रहा था। ईके कहता है मैं बस ये नहीं चाहता कि कुशिदा मुझसे नफरत करे। कुशिदा कहती है कि चलो हमें यामाउची को ढूंढना चाहिए, मगर उसकी बात कंप्लीट करने से पहले ही हम यामाउची को देखते हैं जो कि दौड़कर उनकी तरफ आ रहा था। वो कहता है कि बाथरूम की लाइन बहुत ही ज्यादा लंबी थी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। साकुरा कहती है तो यामाउची वापस आ चुका है, तो अब मैं
टेस्ट करूंगी। मगर तभी ईके चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है और वो वहाँ से दौड़कर चले जाता है। तभी सोतोमुरा ऊपर से देखता है कि रुएन और उसके बाकी के जो लोग थे वो चेंजिंग रूम की साइड जा रहे थे और रुएन का जो बॉडीगार्ड था वो उस चेंजिंग रूम के साइन को मारकर तोड़ देता है। सोतोमुरा ईके को कॉल करके बताता है कि एनिमी हमारे एरिया में आ रहा है, तुम्हें जल्दी से जल्दी चेंजिंग रूम से निकलना होगा। अब क्योंकि वो बेचारा अकेला ही वहाँ पर फंस गया था, इसीलिए सोतोमुरा सूदो के मुंह पे एक मोबाइल से फ्लैश करता है और उससे हेल्प मांगता है। सूदो वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है ये कहकर कि मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इचिनोसे के साथ का जो स्टूडेंट था जो कि उनके साथ वॉलीबॉल खेल रहा था वो कहता है कि अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हारी साइड सिर्फ 5 ही प्लेयर्स बचे हैं। साकुरा कहती है कि हमें गेम को अभी के लिए रोककर शायद उन दोनों को वापस लेकर आना चाहिए। मगर यामाउची चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, हमें हारना नहीं है, मैं उन दोनों के बदले 2 गुनी ज्यादा मेहनत करूंगा, इसीलिए पीछे हटने के बारे में सोचना भी मत। कुशिदा कहती है क्या यामाउची हमेशा से ही इतना ज्यादा ओवर मोटिवेटेड था। होरिकिता कहती है कि मैं इसकी पर्सनैलिटी के बारे में आज तक नहीं समझ पाई हूँ। ईके सोतोमुरा को कॉल करते हुए कहता है कि सारा का सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। मगर सोतोमुरा उससे बताता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, रुएन के साथ गर्ल्स भी है, तो अगर उन लोगों ने अंदर जाकर चेक किया तो तुम फंस सकते हो। वहाँ पर सूदो भी चला जाता है उन लोगों को रोकने के लिए और वो कहता है कि तुम सीधा यहाँ पे नहीं आ सकते, वहाँ पे क्लीनिंग का बोर्ड लगा हुआ था। मगर रुएन कहता है कि मुझे जहाँ भी जाने का मन होगा मैं वहाँ जाऊंगा, तुम्हें इससे क्या लेना देना। और रुएन का बॉडीगार्ड आगे आता है उसे वहाँ से साइड करने के लिए। मगर तभी पीछे से सकाया नागी आकर कहती है कि 2 लूजर्स के बीच की लड़ाई। रुएन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे किसी ने भी इनवाइट नहीं किया है, तो अपने कुत्तों को लो और यहाँ से निकल जाओ। सिकाया नागी कहती है अच्छा, तो शायद मुझे तुम्हें भी पालतू बना लेना चाहिए। उन दोनों के टक्कर के बीच सूदो बेचारा अकेला ही पिस रहा होता है। तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मुनाबु होरिकिता भी आ जाता है और वो कहता है कि भले ये अभी खाली छूटा हुआ फैसिलिटी है मगर हम अभी भी स्कूल में ही हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब इस कमोशन को होरिकिता और कुशिदा भी नोटिस करते हैं। सोतोमुरा इके को कॉल करके उससे अपडेट लेता है। इके कहता है कि मैं बाहर तो निकलना चाहता हूँ मगर बाहर एक ऑब्स्टेकल आ गया है, इसीलिए मैं बाहर निकल नहीं पा रहा। सोतोमुरा उससे हिम्मत हारने के लिए मना करता है और वो कहता है कि मैं फीस एक्स्ट्रा को एक्टिवेट कर रहा हूँ। फिर वो अयाना कोजी के ऊपर अपने फोन से लाइट साइन करके कहता है कि चेंजिंग रूम के बाहर से लोगों का ध्यान कहीं और उठाओ। अयाना कोजी भी कोड लैंग्वेज को जानता था, इसीलिए वो उसकी बात को समझ जाता है और वो होरिकिता से कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी चीज में मदद चाहिए थोड़ी सी। सूदो वहाँ पर उन सभी को रोके हुए खड़ा था और वो कहता है कि मेरे पैर में मोच आ गया, इसलिए मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। मुनाबो कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तभी वहाँ के सभी स्टूडेंट लोग कहते हैं अरे देखो वहाँ पे होरिकिता है ना। तभी रुएन को भी याद आता है कि जब उसने उन सभी स्टूडेंट से पूछा था कि वो प्लान किसने सेटअप किया था तो उन्होंने कहा था कि वो चीज होरिकिता ने की थी। फिर हम होरिकिता को देखते हैं जो कि पूल के अंदर कूदने वाली सबसे ऊपर वाली जगह पर खड़ी हुई थी। बाकी सभी स्टूडेंट्स हैरान थे कि वो वहाँ पर क्या करने गई है। इचिनो से कहती है कि अब ये होरिकिता को क्या हो गया है और अयानो कोजी कहता है कि मेरे मन में भी यही सवाल चल रहा है। होरिकिता अपने मन में सोचती है कि ये चीज मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है। होरिकिता कहती है कि हम स्टूडेंट्स हैं क्लास डी के, हमें डिफेक्टिव स्टूडेंट्स के नाम से जाना जाता है और हम दूसरी क्लासेस के जाल में बहुत ही ज्यादा आसानी से फंस जाते हैं। और हाँ क्लास सी, तुम लोग मेरी बात सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें लास्ट टाइम फंसाने की कोशिश करने की। वैसे हाँ मैं तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहूंगी क्योंकि तुम्हारे चलते मुझे अंदाजा हो गया है कि क्लास ए तक पहुंचने के लिए हमें किन किन स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। वैसे ये बेकार स्पीच देके वो उन सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच रही थी और इसी बीच ई के चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाता है। होरिकिता अपनी स्पीच खत्म करते हुए कहती है भले ही हम क्लास बी में हैं मगर हम सभी लोग क्लास ए में पक्का जाएंगे। उसके इतने मोटिवेशनल स्पीच को सुन के बाकी सभी स्टूडेंट्स में भी जोश आ जाता है। ईके और यामाउची फंसते फंसते बचे थे, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। ये सब तमाशा देखे उसका भाई थोड़ा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम में झांकने का उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। फिर हमें उसी दिन के शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होरिकिता अयानो कोजी के पास आते हुए कहती है कि सच में वहाँ पे कैमरास लगे हुए थे, मैंने उन सभी के मेमोरी कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब गाइस देखो ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हो गया पर उन्हें मेमोरी कार्ड्स नहीं मिलेंगे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि होरिकिता पूल तक जाने के लिए क्यों मान गई थी। जब अयानो कोजी ने उसे कॉल किया था तब उसने उन सभी लोगों के प्लान के बारे में बता दिया था कि वो लोग प्लान बनाकर गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। अयानो कोजी कहता है कि अगर मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता तो वो मेरे पीठ पीछे से करने की कोशिश करते, इसीलिए अच्छा यही था कि वो लोग ट्राई करें और उसके बाद फेल हो जाएं। मेरा प्लान तो ये था कि पहले मैं उन्हें कैमरास लगाने देता, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी मदद से उन कैमरास के मेमोरी कार्ड को निकलवा लेता, मगर दूसरी क्लास के इंटरफेयर करने के चलते ये थोड़ा ज्यादा हार्ड हो गया। होरिकिता कहती है क्या इसलिए तुमने मुझसे वो स्पीच दिलाई थी सबके सामने। वो कहता है कि सभी लोगों ने ताली मारी थी और सूदो और बाकी सब लोग तो इमोशनली हो गए थे। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुमने पूल को एंजॉय किया। होरिकिता कहती है कि मैं यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए आई नहीं थी। अयानो कोजी कहता है कि अभी भी टाइम है पूल को क्लोज होने में और वो उसे पूल में धक्का दे देता है। अयानो कोजी उसे अपना हाथ देता है उसे पूल से बाहर निकालने के लिए, मगर वो उसका हाथ पकड़कर उसे भी पूल में खींच लेती है। तभी पीछे से कुशिदा आती है और वो कहती है कि मुझे भी अपने साथ ज्वाइन होने दो और वो उन सभी लोगों पे पानी उड़ाने लगती है। तभी वहाँ पे इके, सूदो और यामाउची भी पूल में कूद जाते हैं। अयानो कोजी पूल के साइड से ये सब देख रहा था कि तभी साकुरा उसकी तरफ पानी
पानी उछाल देती है। अयानो कोजी के उसकी तरफ देखने पे वो अपना मुंह पानी के अंदर छुपा लेती है। सीन कट होता है और हमें फिर रात का सीन दिखाया जाता है। होरिकिता अपने रूम में बैठी थी कि तभी वो देखती है कि अयानो कोजी ने उसे एक मेल किया है। वो जब उसे ओपन करके चेक करती है तो वो देखती है कि उसमें उन सभी लोगों का ग्रुप फोटो था और हम उसे पहली बार स्माइल करता हुआ देखते हैं। और तब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं क्लास डी की टीचर अयानो कोजी को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि कुछ दिन पहले एक पर्सन ने स्कूल को कॉल करके तुम्हें एक्सपेल करने के लिए कहा है। अयानो कोजी कहता है मुझे नहीं पता कि वो पर्सन कौन है, पर आपको भी पता है कि बिना किसी रीजन के आप मुझे एक्सपेल नहीं कर सकती। तो जाए कहती है कि तुमने सही कहा, जब तक तुम स्कूल के अंदर हो तब तक स्कूल के रूल्स ही तुम्हें सब चीजों से बचाएंगे, पर अगर तुम कोई ट्रबल क्रिएट करते हो तो ये अलग बात होगी। और अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम एक प्रॉब्लम हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या आप मुझे धमकी दे रही है? मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ कि अगर तुम क्लास ए तक पहुँचने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें एक्सपेल होने से बचा लूंगी। तब अयानो कोजी इस डील के लिए मना कर देता है। तब टीचर कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा एक्सपेल होना पक्का है और जिससे तुम अपनी सारी फ्रीडम भी खो दोगे। तब अयानो कोजी टीचर का कॉलर पकड़कर कहता है तुम्हें अपने आप को टीचर कहलवाने का कोई हक नहीं है। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये डील मान लेता हूँ, पर याद रखना तुम बाद में इसे रिग्रेट करोगी। तब अयानो कोजी छत पर जाकर सोचता है तो क्या मुझे अपनी फ्रीडम को बचाने के लिए अपनी फ्रीडम का बलिदान देना होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि स्कूल फर्स्ट ईयर के सभी क्लासेस के बच्चों को एक शिप पर वेकेशन पर लाया होता है और सभी लोगों को वहाँ के नजारे देखकर बहुत मजा आ रहा होता है। तब अयानो कोजी सोचता है यह लग्जरी क्रूज शिप स्पेंजा, यहाँ पर फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट, लाइव परफॉर्मेंस थिएटर और इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है और यहाँ तो एक लग्जरी स्पा भी है। तो अगर मैं सोचूं कि मुझे इसकी टिकट खरीदनी है तो उसकी कॉस्ट मुझे 100,000 पड़ेगी। और यहाँ हम देखते हैं कि लड़कियां पूल में एंजॉय कर रही होती है और लड़के वहाँ पर बैठे होते हैं। और तभी ईके कुशिदा को अपने दिल की बात बताने के लिए मोटिवेट हो जाता है। तब यहाँ ईके कुशिदा से उसके फर्स्ट नेम से बुलाने की बात करता है और कुशिदा इस बात के लिए मान जाती है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जापानीज कल्चर में किसी का फर्स्ट नेम तभी ले सकते हैं अगर आप उसके बहुत ज्यादा करीब होंगे। तब यहाँ क्लास डी के बाकी बच्चे ईके को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तब यहाँ सुदो भी डिसाइड करता है कि वो आज से सुजुने को उसके फर्स्ट नेम से बुलाएगा। और तब वो लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चले आते हैं, पर हम देखते हैं कि उन्हें वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब क्लास ए का लड़का उनकी बेइज्जती करने लगता है, पर सुडो उसके साथ लड़ने के लिए उसके टेबल पर पहुंच जाता है। और तब हम देखते हैं कि क्लास ए का रिप्रेजेंटेटिव कात्सुरागी अपने साथी को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है भूलो मत, चाहे हम वेकेशंस पर हैं, पर स्कूल ने अभी भी हम पर नजरें रखी हुई हैं, तो इसीलिए हमारे बुरे बर्ताव के लिए हमारे मार्क्स काटे जा सकते हैं और यही बात इन लोगों को भी समझनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि सभी बच्चे सुडो के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं और सुडो फिर से चिल्लाने लगता है। तब कात्सुरागी कहता है तुम अभी भी अपनी पुरानी मिस्टेक से कुछ नहीं सीखे हो, लगता है तुम्हें मुसीबत में पड़ने का शौक है। और तभी ईके सुडो को शांत करवा के वहाँ से ले जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इचिनोसे और उसके क्लास के टीचर्स स्पा के मजे ले रहे होते हैं। तब इचिनोसे कहती है मेरे हिसाब से हमें क्लास ए के साक्यानागी और कात्सुरागी पर नजर रखनी चाहिए और हमें क्लास सी के रियुन पर भी नजर रखनी चाहिए। तब उसकी टीचर कहती है क्या क्लास डी में कोई नहीं है? तब इचिनोसे कहती है कि क्लास डी में हम सुजुने और हिराता पर नजर रख सकते हैं। तब उसकी टीचर कहती है कि मेरे हिसाब से हमें अयाना कोजी पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेरे गट्स कह रहे हैं कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। और तब यहाँ हिराटा अयाना कोजी को अपने साथ घूमने के लिए बुलाता है, पर वो मना कर देता है। पर हिराटा फिर भी उसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि सच्चाई तो ये है कि मैं यहाँ तुम्हारी एक मदद मांगने आया हूँ, क्या तुम मेरे और सुजुने के बीच में बातचीत करने का जरिया बन सकते हो? मुझे लगता है कि इस तरह से हम क्लास डी को इकट्ठा कर पाएंगे और मैंने ये भी सुना है कि वही है जिसने सुडो की इनोसेंस को प्रूव किया है, तो अगर हम इकट्ठे काम करेंगे तो हम पक्का कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। और तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। और तब शाम को सुजुने अयाना कोजी को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये स्कूल हमें वेकेशंस पर क्यों लाया है? मेरे हिसाब से ये शिप हमें एक आइलैंड पर लेकर जा रही है जिसका मालिक हमारा स्कूल है, तो इसलिए अगर हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर जरूर कुछ होगा। और तब रुएन सुजुने से मिलने आ जाता है और उसके क्लास के लोगों को फंसाने के लिए तारीफ करने लगता है और वो सुजुने के कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा होता है, पर सुजुने उसे पीछे हटने के लिए कहती है और तब वो उसे चैलेंज करके वहाँ से चला जाता है। और तब क्लास सी की दूसरी रिप्रेजेंटेटिव इबुकी वहाँ आ जाती है और रुएन को डांटने लगती है। तब रुएन उसके साथ भी बदतमीजी से बात करता है और तब इबुकी जैसे ही इस बात के लिए उसे मारने लगती है, एल्बर्ट उसे बचा लेता है और इबुकी को दूर फेंककर उसे रुएन से दूर रहने के लिए कहता है। और अयानो कोजी जैसे ही इबुकी की मदद करने लगता है, हम देखते हैं कि वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और रात को साकुरा किसी को कुछ कहने के बारे में बात कर रही होती है, पर अयानो कोजी के आने से वो एकदम से डर जाती है। तब अयानो कोजी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी हो तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं उससे जरूर सुनूंगा। और तभी कुशिदा वहाँ पे आ जाती है जिससे साकुरा वहाँ से चली जाती है और कुशिदा वहाँ पर
खड़े होकर नजारों को एंजॉय करने लगती है। तब आयानो कोजी कहता है कि जब ये ऐसे बिहेव करती है तब तो मैं भूल ही जाता हूँ कि ये एक्चुअल में कैसा रिएक्ट करती है। तब आयानो कोजी जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, कुशिदा अपनी असली पर्सनैलिटी में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम आजकल मेरे साथ काफी ज्यादा सावधानी से रहते हो और इस बात का एहसास मुझे काफी टाइम से हो रहा है। और तभी वो पर्सनैलिटी स्विच करके आयानो कोजी से माफी मांगती है और कहती है कि मैं जब भी अकेली होती हूँ या फिर मुझे लगता है कि कोई मुझे छोड़कर जाने वाला है तब मैं ऐसी हो जाती हूँ। और अब अगले दिन सभी स्टूडेंट्स को शिप के बाहर एक सीन को दिखाने के लिए बुलाया जाता है और तब वो सबको वहाँ पर इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और उनकी स्कूल की आईडीज को लेकर उन्हें एक एक रिस्ट वॉच पहनने के लिए कहते हैं और वार्निंग देते हैं कि अगर कोई भी इसे उतारेगा तो उसे सजा मिलेगी। और तब क्लास ए का टीचर माशिमा अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हम सभी लोग इस आइलैंड तक पहुँच गए हैं, पर ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, तुम में से एक बीमारी के कारण हमें ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो चलो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस जगह से आपके फर्स्ट ईयर का स्पेशल एग्जाम स्टार्ट होगा और ये टेस्ट एक हफ्ते तक चलेगा। इसके लिए तुम सबको एक एक ग्रुप बनाकर इस आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा और अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। और अब सर्वाइवल का टेस्ट स्टार्ट होता है। तब आयानो कोजी सोचता है लगता है छुट्टियां खत्म हो चुकी है और यहाँ हम देखते हैं कि स्कूल बच्चा को कुछ कैंपिंग के आइटम्स देकर आइलैंड पर छोड़ देता है। फिर हमें उसी आइलैंड के बीच रुएन और कासुरागी को दिखाया जाता है जो कि किसी प्लान की बात कर रहे थे। रुएन वहाँ से जाते जाते कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि जब से ये अफवाह फैला है कि तुमने स्टूडेंट काउंसिल में जाने का ट्राई किया था मगर तुम फेल हो गए, तब से सकाया नागी ही क्लास ए को लीड कर रही है, तो ये एक अच्छा मौका होगा हम दोनों के लिए। फिर हमें क्लास डी को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के द्वारा दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहे थे। योसुके कहता है कि हमें अपने खाने की व्यवस्था खुद ही करना पड़ेगा। यामाउची कहता है कि मगर टीचर ने हमसे ये कहा था कि हम बाकी चीजों को भी ट्राई कर सकते हैं, जिस पर योसुके उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये तभी पॉसिबल होगा अगर हम 300 स्पेशल पॉइंट्स को खर्च करेंगे। पॉइंट्स की मदद से हम बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं जैसे कि खाना, पीने का पानी और भी बहुत कुछ। यामाउची कहता है कि क्या तुम उसे इस्तेमाल नहीं करने वाले हो। योसुके कहता है कि खत्म होने पर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स बचे होंगे वो हमारे क्लास पॉइंट्स में ऐड हो जाएंगे। इके कहता है कि अगर हमने कैसे भी अपने इन पॉइंट्स को बचा लिया तब फिर हमें हर महीने 30,000 पॉइंट्स मिलेंगे। योसुके उन्हें बाकी के रूल्स भी एक्सप्लेन करता है जिससे कि उनके पॉइंट्स बढ़ या फिर घट सकते हैं। गारुइजावा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि किसी रीजन के चलते हमें अपने पॉइंट्स खर्च करने चाहिए जो कि एकदम इम्पोर्टेंट हो। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं, हम जितना ज्यादा हो सके उतना पॉइंट्स बचाने की कोशिश करेंगे। गारुइजावा कहती है कि मैं खुद तो मैनेज कर सकती हूँ पर मुझे बाकी गर्ल्स का पता नहीं। और वो लोग टॉयलेट की बात कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को एक बेसिक सा कार्डबोर्ड का टॉयलेट मिला था। योसुके उनको बताता है कि हम एक रेगुलर टॉयलेट को अपने पॉइंट्स की मदद से खरीद सकते हैं मगर वो थोड़ा महंगा था, इसलिए गर्ल्स और बॉयज के बीच में लड़ाई होने लगती है कि उसे खरीदना है या फिर नहीं। इसे देखकर होरिकिता कहती है कि मुझे जितना लगा था ये उससे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर हमें उन सभी लोगों को जंगल के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। उस आइलैंड पर कई जगह पर स्पॉट्स बनाए गए थे जिन्हें एक बार छूने में उन्हें एडिशनल पॉइंट्स मिलते थे और इक्के, सुदो और यामाउची उन्हीं स्पॉट्स को खोजने निकल गए थे। तभी आयानो कोजी होरिकिता से पूछता है कि क्या तुम इसे एंजॉय नहीं कर रही हो, जिस पर होरिकिता कहती है कि नहीं, ये सब मेरे बस के बाहर है। तुम्हारी कही हुई बात बिल्कुल सच होगी कि स्कूल हमें एकेडमिक के बाहर के चीजों से भी जज करेगा। इके और सुदो स्पॉट खोजने के लिए खुद ही चले गए। ये ऐसा काम है जो कि मैं खुद नहीं कर सकती, जिस पर आयानो कोजी हामी भरते हुए कहता है कि ऊपर की क्लासेस पर एम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो सभी लोग एक जगह जाकर रेस्ट कर रहे थे और योसुके और वो नया लड़का बातचीत कर रहे थे कि हमें उस टॉयलेट को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। हाइजीन और बाकी चीजों को देखते हुए वो लड़का भी मान जाता है। योसुके कहता है कि हमें भी अपना बेस कैंप एरिया खोज लेना चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि हम अपने पॉइंट्स को कैसे खर्च करेंगे। और फिर वो पूछता है कि कौन कौन मेरे साथ जाना चाहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना अपना हाथ उठाने लगते हैं जिसमें कि आयानो कोजी भी शामिल था, जिस पर होरिकिता कहती है कि तुम और वॉलंटियर करते हुए वो भी खुद से, ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। जिस पर आयानो कोजी कहता है कि कभी कभी ग्रुप में भाग ना लेने से भी तुम ग्रुप से हटकर दिखाई देते हो। आयानो कोजी को शामिल होता हुआ देखकर साकुरा भी अपना हाथ उठा लेती है। 9 लोगों ने अपने हाथ उठाए थे, इसलिए योसुके कहता है कि हम 3 लोगों की टीम बनाकर आगे बढ़ेंगे। फिर हम कोएंजी को देखते हैं जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बंदरों की तरह उछलते हुए जा रहा था और वो उस ट्रिप को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। आयानो कोजी, साकुरा और कोएंजी एक ही टीम में गए थे स्पोर्ट्स की तलाश में। आयानो कोजी और साकुरा कोएंजी के पीछे पीछे जा रहे थे। आयानो कोजी कहता है कोएंजी ज्यादा दूर मत जाओ वरना फिर हम सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कोएंजी कहता है कि दिन के समय में ऐसे फॉरेस्ट में खोना बहुत ही ज्यादा कम चांस है, तो इसीलिए तुम्हें इसकी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी से बंदरों की तरफ चलकर आगे चला जाता है और जैसा कि आयानो कोजी ने कहा था वैसा ही होता है और कोएंजी पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो लोग किसी केव के पास आ गए थे जिसे देखकर साकुरा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कोई स्पॉट है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जाए हमें बताती है कि इस आइलैंड में बहुत सी जगहों पर स्पॉट्स बनाए गए हैं और तुम जब भी किसी स्पॉट पे कब्जा करोगे तब तुम्हें एक एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। तुम टेस्ट के समय उस एडिशनल पॉइंट्स को खर्च नहीं कर सकते। किसी भी स्पॉट पे सिर्फ क्लास टीचर ही कब्जा कर सकता है और वो कब्जा सिर्फ 8 घंटे तक ही रहेगा, यानी कि तुम्हें हर 8 घंटे बाद अपना डिक्लेरेशन फिर से करना पड़ेगा और ये सिर्फ एक की कार्ड की तरफ से होगा जो कि तुम्हें स्कूल की तरफ से दिया जाएगा।
जाएगा। तुम अपनी क्लास का लीडर तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम्हारे पास कोई ठोस रीजन ना हो। और हाँ, लास्ट डे जब हम यहाँ से जाने वाले होंगे तो हर एक क्लास के लीडर का नाम जो कि तुम सही बताओगे उसके बदले तुम्हें 50 एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि अगर तुमने क्लास ए बी सी तीनों के लीडर्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम्हें ऐसे ही 150 एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। मगर हाँ, अगर तुमने गलत बताया तो फिर तुम्हें खुद के पॉइंट से 50 पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे। हाई रिस्क हाई रिटर्न। फिर हमें वापिस से उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ की साकुरा उस केव की तरफ जा रही थी, मगर अयानो कोजी उसको खींचते हुए उसके मुंह को भी बंद कर देता है। हम देखते हैं कि उस स्पॉट के अंदर से कात्सुरागी निकलता है और उसके हाथ में वही लीडर का की कार्ड था। एक स्टूडेंट पीछे से आता हुआ कहता है कि हम बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि टेस्ट शुरू होने के इतनी जल्दी ही हमें अपना स्पॉट मिल गया। मगर कात्सुरागी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि लकी बॉट ने यहाँ आने से पहले इस आइलैंड का एक चक्कर मारा था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि हम देख सके कि कहाँ पे स्पॉट्स हैं, और मैंने इसे पहले ही वहाँ पे देख लिया था। अब मुझे बस यहाँ पे आकर उसे खोजना था। और हाँ, अभी इस चीज का ध्यान रखना कि तुम किसके सामने क्या बोल रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमें कोई छुपकर देख रहा हो। कात्सुरागी को ऐसा लगता है कि झाड़ियों के पास कोई है, मगर वो जब जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो वापिस से उसे लड़की की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि चलो हम चलते हैं, हमें एक ही जगह पे ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले आते हैं। अयानो कोजी साकुरा के मुंह से हाथ हटाते हुए उसे सॉरी कहता है, मगर साकुरा पूरी तरह से ब्लश कर रही थी। वो दोनों केव में जाकर चेक करते हैं क्योंकि वहाँ से कात्सुरागी और वो लड़का चले गए थे। साकुरा कहती है कि इसका मतलब ये है कि उनका लीडर कात्सुरागी है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट मिला है? अयानो कोजी कहता है कि हाँ, मैं इसे योसुके को खुद जाकर बाद में बता दूंगा। वो दोनों वापस अपनी पूरी टीम के पास पहुंच जाते हैं। योसुके तभी आते हुए कहता है कि एक बहुत ही अच्छी खबर है, ईके को रिवर के पास एक बहुत ही अच्छा स्पॉट मिला है। और वो सभी लोग जाकर स्पॉट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। योसुके कहता है कि अब ये बताओ कि क्लास लीडर कौन बनेगा, क्योंकि हमें इस जगह पर कब्जा भी करना है। वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि किसे लीडर होना चाहिए कि तभी कुशिदा आकर कहती है कि मेरी बात सुनो सभी लोग, अगर हम क्लास का लीडर योसुके या फिर कारिजावा को बनाते हैं तो इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा आसान है। क्लास का लीडर रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लास का लीडर होरिकिता को बनना चाहिए। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी इस पर मान जाते हैं। इसी चलते होरिकिता भी हाँ बोल देती है। उसके लीडर बनने के बाद वो सभी लोग उस जगह पे कब्जा कर लेते हैं। उस रिवर के पानी को लेकर वो सभी अभी भी सोच में थे कि उसे पीना चाहिए या फिर नहीं। योसुके कहता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। योसुके के वहाँ से जाने के बाद अयाना कोजी आकर ईके से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास आउटडोर्स का एक्सपीरियंस है? ईके कहता है कि हाँ, मैं और मेरे पेरेंट्स पहले कैंपिंग का काम किया करते थे। किसी भी रिवर को देखकर बता सकता हूँ कि उसका पानी पीने लायक है या फिर नहीं। और वो उसके पानी को उठाकर पीने लगता है। वो सभी लोग मिलकर अपने टेंट को सेटअप करते हैं। योसुके अयाना कोजी के पास जाकर कहता है, क्या प्लीज तुम कुछ लकड़ियों को लेकर आ सकते हो? योसुके कहता है कि अकेले जाना खतरनाक है, तो तुम किसी को अपने साथ लेकर जाना। अयाना कोजी होरिकिता से हेल्प मांगता है, मगर वो हेल्प करने के बजाय टेंट के अंदर चली जाती है, ये कहकर कि ये सब मेरे बस से बाहर है। तभी उसकी नजर यामाउची और साकुरा पे जाती है। ये तीनों मिलकर लकड़ियां जमा करने लगते हैं। यामाउची इधर साकुरा को पसंद करता था, तो इसलिए पूरे रास्ते वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जब वो सभी लोग लकड़ियां इकट्ठी कर वहाँ से वापस जा रहे थे, तभी उन्हें क्लास सी की एक स्टूडेंट बुरी हालत में दिखाई देती है। अयानो कोजी उससे पूछता है कि तुम क्लास सी की इबुकी हो ना, क्या तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हारे साथ कुछ किया? वो हाँ में अपना सर हिलाती है। यामाउची कहता है कि हम क्लास डी के स्टूडेंट्स हैं, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ बेस कैंप में आ सकती हो। इबुकी कहती है, क्या तुमने सुना नहीं, मैं क्लास सी की हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। यामाउची कहता है कि तुम चाहे जोन सी भी क्लास की हो, मगर हम तुम्हें यहाँ पे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। वो उनके साथ आने के लिए मान जाती है। बाकी स्टूडेंट्स में किसी को भी आग जलाना नहीं आता था, इसीलिए ईके अपने पुराने कैंपिंग के एक्सपीरियंस से आग को जला लेता है, जिसके चलते बाकी सभी लोग थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं। सीता और बाकी कुछ लड़कियां जंगल में से फल तोड़कर लाई थी, मगर उन्हें पता नहीं था कि उसमें से किसे खाया जा सकता है और किसे नहीं। ईके वहाँ पर भी आकर उन सभी फलों के नाम बताने लगता है और वो बताता है कि इसमें से कौन कौन सा खाने लायक है। उसके इतने एक्सपीरियंस को देख के बाकी सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आग भी उसी ने लगाई थी, इस जगह को उसने खोजा था और फलों के बारे में ही उसे ही पता था। योसुके उन सभी के बातों को बीच में काटते हुए कहता है कि गाइस मेरी बात सुनो, इस टेस्ट के खत्म होने के वक्त हमारे पास कम से कम 120 पॉइंट्स बचे होने चाहिए। एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि क्या हम 180 पॉइंट्स को खर्च करने वाले हैं? योसुके हाँ में जवाब देता है और वो कहता है कि इसमें सभी चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि सभी लोगों के लिए 2 टाइम का खाना, टेंट और भी बाकी सभी चीजें। 120 पॉइंट्स भी अगर हम बचा पाए तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि हमारे मिड टर्म्स में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे। और हाँ, अगर हम खुद का खाना और पानी खोज लें तो फिर हम एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स बचा पाएंगे। अयानो कोजी इबुकी के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा, योसुके और बाकी सभी लोग अभी तुम्हारी कंडीशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। इबुकी कहती है कि वैसे भी मुझे बहुत ही जल्दी निकाल दिया जाएगा यहाँ से। अयानो कोजी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारी क्लास में कई ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तभी वहाँ पे कुशिदा आकर इबुकी को खाने के लिए कुछ फल देती है। पीछे से सुदो कोइंजी का नाम चिल्लाने लगता है। कुशिदा के वहाँ आकर पूछने पे वो सभी लोग बताते हैं कोइंजी बोर्ड पे वापस चला गया ये कहकर कि मेरी तबीयत खराब है। योसुके कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग अब हमें 30 पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे।
अब कोएंजी इस टेस्ट से बाहर हो जाएगा और वो शिप में आराम से रह सकता है। फिर हमें लास्ट के सीन में कोएंजी को दिखाया जाता है जो कि शिप में मजे कर रहा था। अब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ अयानो कोजी और कुछ बच्चे मैथ की इक्वेशन सोल्व कर रहे होते हैं। तब एक पर्सन अयानो कोजी से कहता है, तुम्हें हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि तुम्हारे पास अगर पावर है और तुम उसे यूज नहीं करते हो तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे। और यहाँ हम देखते हैं कि पूरी क्लास कैंप में रहने के लिए अलग अलग कामों को कर रही होती है और हिराटा उन सबका लीडर बनके उन्हें गाइड कर रहा होता है। तब यहाँ अयानो कोजी और सुजुने एक जगह को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तब सुजुने कहती है कि हमें अपने स्टेमिना को बचाना चाहिए क्योंकि हम अगर ऐसे ही इधर उधर घूमते रहेंगे तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रही हो, पर अगर हम एक ही जगह पर टिके रहेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी रुएन पहले ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और उसने तुमसे निपटने का वादा भी किया है, तो इसीलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। और तब वो दोनों क्लास बी के कैंप पर पहुंच जाते हैं और उनके एरिया को देखकर सुजुने बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, इचिनो से क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हमारी क्लास के और तुम्हारी क्लास के लोगों के रिलेशन सही है और क्लास बी हमारा हर सिचुएशन में साथ देगी? तब इचिनो से हाँ कहती है। और तब हम देखते हैं कि क्लास बी में भी क्लास सी का एक लड़का होता है जिसे क्लास सी ने अपने ग्रुप से निकाल दिया होता है और तब वो दोनों क्लास ए के कैंप को देखने चले आते हैं। पर हम देखते हैं कि वहाँ एक स्टूडेंट उन्हें अंदर जाने से मना कर रहा होता है और उन्हें रूल ब्रेक करने की धमकी देता है। तो सुजुने कहती है कि ऐसा कोई रूल नहीं बनाए जिसके हिसाब से मैं इस केव के अंदर एंटर नहीं कर सकती। चाहे हम इस ऑक्युपाइड स्पेस को यूज नहीं कर सकते पर हम इसके अंदर जरूर देख सकते हैं और अगर तुम मुझे रोक रहे हो तो इसका मतलब तुम रूल्स तोड़ रहे हो। और तब हम देखते हैं कि कात्सुरागी बाहर आ जाता है और वो कहता है कि तुम अंदर जाकर देख सकती हो और तुम्हें पता है ना कि जिस क्लास ने एक स्पेस को ऑक्युपाइड करके रखा हो वो अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए अगर तुम्हारे साथ कुछ हो तो मुझे कुछ मत कहना। और तब वो दोनों वहाँ से सीधा क्लास सी के कैंप पर पहुंच जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि क्लास सी ने अपने सारे पॉइंट्स मजे करने में उड़ा दिए होते हैं और वो सारे वहाँ पर मजे कर रहे होते हैं। और तब रुएन फिर से सुजुने के साथ बदतमीजी करने लगता है जिससे सुजुने परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। तब अयानो कोजी सोचता है, रूल में लिखा है कि अगर आप अपने सारे पॉइंट्स को यूज कर लेते हो तो तब आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसने उसी चीज का फायदा उठाया है। और तब वापस जाते हुए सुजुने कहती है, ये तो खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस वीक ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पर सच्चाई तो ये है कि वो लोग यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते, वो वही करने वाला है जो कोएंजी ने किया था, तो इसीलिए वो थोड़े टाइम में क्विट करके वापस शिप पर चले जाएंगे। ये तो इनकी एक 0 पॉइंट स्ट्रेटेजी है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। और तब यहाँ तीसरे दिन की रात को कोई इबुकी की तलाशी लेता है और तब अगले दिन सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि साकुरा अयानो कोजी के साथ घूमते हुए काफी खुश होती है। और तब शाम को अयानो कोजी और इचिनो से देखते हैं कि क्लास सी अपनी जगह को छोड़कर वहाँ से जा चुकी है। और तब अयानो कोजी इचिनो से क्लास ए के कात्सुरागी के बारे में पूछता है। तब इचिनो से कहती है, जैसे कि इस टाइम साक्यानागी टेस्ट में नहीं है तो क्लास ए की सारी कमान कात्सुरागी संभाल रहा है, पर यकीन मानो तुम्हें कात्सुरागी को कम नहीं आंकना चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि साक्यानागी और कात्सुरागी कभी भी एक सलाह पर एग्री नहीं करते हैं, जिस वजह से उनके बीच में बहुत टेंशन चल रही है। और यहाँ क्लास डी क्लास सी के जाने के बारे में बात कर रही होती है। तब कुशिदा इबुकी से पूछती है, क्या तुम भी उनके साथ वापस जा रही हो? पर इबुकी मना कर देती है और तब सूडो इबुकी पर शक करने लगता है, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तब हिराटा कहता है कि यह टाइम दोस्तों के बीच लड़ने का नहीं है। तब इबुकी कहती है कि किसने कहा कि हम लोग दोस्त हैं, और वहाँ से चली जाती है। तब 5वें दिन को हिराटा की गर्लफ्रेंड की अंडरवेयर चुरा लेता है और सारी लड़कियां बॉयज के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है, जिनसे उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। और तब लड़कियां हिराटा को सभी बॉयज की चेकिंग करने के लिए कहती है। और तब यहाँ इके को पता चलता है कि वो अंडरवेयर उसके बैग में है, पर वो अयानो कोजी को उसे छुपाने के लिए दे देता है। और तब हम यहाँ देखते हैं जब हिराटा सबकी तलाशी लेता है तब वो उसे अयानो कोजी के पॉकेट में मिलती है, पर वो किसी को कुछ नहीं बताता है। और तब थोड़ी देर बाद अयानो कोजी उसे मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है, आखिरकार तुमने सबको मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? तब हिराटा कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुमने सच में इसे चुराया है? तब अयानो कोजी मना कर देता है। तो हिराटा कहता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तो क्या तुम मुझे उसे दे सकते हो? क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। और हाँ, क्या तुम मेरी असली कल्प्रिट को ढूंढने में मदद कर सकते हो? और क्योंकि तुमने ये नहीं किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली दोषी को जरूर ढूंढोगे। और तब अयानो कोजी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है।
है। तब हिराटा कहता है पर तुम्हें मुझसे एक और वादा करना होगा कि अगर तुम्हें असली दोषी मिल जाएगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, क्योंकि अगर ये सच्चाई बाहर आ जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए सच्चाई को दबा देना ही समझदारी है। तब अयानो कोजी हाँ कहता है और तब यहाँ लड़कियां लड़कों से अलग टेंट लगाने की बात करती है और लड़के इस बात के लिए मना कर रहे होते हैं। तब कारुइजावा अपने बॉयफ्रेंड को उनकी मदद करने के लिए कहती है। तब सुजुने कहती है कि मुझे हिराटा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है, क्योंकि वो खुद भी एक लड़का है, तो इसीलिए हमें एक और लड़के को साथ रखना चाहिए ताकि ये दोनों एक दूसरे पर भी नजर रख सके, और मैं इसके लिए अयानो कोजी को चुनती हूँ। और हम देखते हैं कि सारी लड़कियां इसके लिए मान जाती है। और तब यहाँ अयानो कोजी और हिराटा मिलके लड़कियों का टेंट सेट कर देते हैं। और तब इबुकी अयानो कोजी से बात करने आती है और कहती है इस टाइम क्लास डी के रिलेशन एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं है और मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं करती, क्योंकि ऐसी हरकत मैं भी नहीं सहन कर सकती थी। पर तुम्हें क्या लगता है कि वो चोरी किसने की होगी? क्या तुम्हें भी सूडो और बाकियों की तरह लगा कि ये सब कुछ मैंने किया है, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ और अगर मैं भी इनकी जगह होती तो मुझे भी किसी और क्लास के बच्चे पर विश्वास नहीं होता। तब अयानो कोजी कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, जिससे वो शॉक हो जाती है। तब अयानो कोजी उसी जगह को चेक करने जाता है जहाँ पर उसे इबुकी मिली थी। और तब यहाँ शाम को अयानो कोजी बिल्कुल अकेला होता है। तब सुजुने कहती है लगता है तुमने बहुत मेहनत की है। तब अयानो कोजी कहता है कि ये सारी तुम्हारी मेहरबानी है, क्योंकि अगर तुमने मेरा नाम ना लिया होता तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। तो सुजुने कहती है कि ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे हिराटा पर विश्वास नहीं है, तो इसीलिए मुझे उस पर नजर रखने के लिए तुम्हारी जरूरत थी। तब अयानो कोजी कहता है पर तुम्हें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई कुछ छुपा रहा है। तब सुजुने कहती है कि मैं जानती हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो अपने अंदर के थॉट्स को अपने बिहेवियर से अलग रखते हैं और तुम उन्हीं में से एक हो। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगा कि मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। तब अयानो कोजी कहता है तो अगर ये बात है तो तुम बाकियों से झूठ क्यों कह रही हो? जब से ये टेस्ट शुरू हुआ है तब से तुम बीमार हो, तो तुम्हें मुझसे ये सब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तब सुजुने मना करती है, पर अयानो कोजी उसका टेम्परेचर चेक करता है और उसे सच में बुखार होता है और कहता है क्या हमें अपने क्लास वालों को बताना चाहिए? तब सुजुने कहती है मैं 5 दिनों से ये सह रही हूँ, तो अगर मैंने अब उन्हें ये सब बताया तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और तब हम देखते हैं कि 6वां दिन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ का मौसम बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है और बदलते मौसम को देखकर क्लास डी अपने खाने के सामान को इकट्ठा करने लगती है। तब अयानो कोजी सुजुने से लीडर कार्ड के बारे में पूछता है। तब सुजुने उसे बताती है कि वो हमेशा उसे अपने पास रखती है ताकि कोई भी उसे चुरा ना सके। तब अयानो कोजी कहता है मैंने कात्सुरागी के पास एक कार्ड देखा था, पर मुझे नहीं पता कि वो लीडर कार्ड है या नहीं, तो क्या तुम मुझे अपना कार्ड दिखा सकती हो? तो सुजुने उसे छुपाकर अपना कार्ड दिखाती है, पर अयानो कोजी को फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और तब यमाउची सुजुने को परेशान करने के लिए उसके ऊपर मिट्टी फेंक देता है, पर तभी सुजुने उसे उल्टा करके नीचे फेंक देती है। पर हम देखते हैं कि यमाउची को ज्यादा चोट ना आए, तो इसलिए अयानो कोजी उसे नीचे गिरने से बचा लेता है और तब सुजुने नहाने चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि इके के हाथ बस 2 ही फिशेस लगती हैं और यहाँ बाकी सारी लड़कियां नहाने की लाइन में लगी होती हैं। और तब थोड़ी देर बाद सुजुने अयानो कोजी को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है और उसे कार्ड के चोरी हो जाने के बारे में बताती है और कहती है मुझे कारिजावा और इबुकी पर शक है। तब अयानो कोजी कहता है कि कारिजावा पूरे टाइम नहाने की लाइन में लगी हुई थी और इसका विटनेस तो मैं खुद हूँ। तब सुजुने कहती है तो इसका मतलब सिर्फ इबुकी ही बचाती है। तो अयानो कोजी कहता है हमें इस टाइम पूरी क्लास को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो पैनिक कर जाएंगे और इबुकी से हम खुद फेस टू फेस बात करेंगे। और तब हम देखते हैं कि अयानो कोजी वहाँ से चला जाता है और सुजुने थोड़ा टाइम वहाँ अकेली रहती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि उनके कैंप में आग लगी होती है, जिस चीज के लिए वो इबुकी पर शक करती है। पर इबुकी को हैरान देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये काम उसका नहीं है। और तब सुजुने नोटिस करती है कि किसी ने गाइड को जला दिया होता है। तब ईके उसे बुझा देता है। तब कारिजावा कहती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका मतलब हमारे बीच में कोई गद्दार है? और तब हम देखते हैं कि गर्ल्स और बॉयज फिर से आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। और तब कुशिदा इबुकी के वहाँ ना होने के बारे में सबको बताती है, जिस वजह से सब चीजों का शक इबुकी पर चला जाता है और वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। और तब वो लोग हिराटा को ऑर्डर्स देने के लिए कहते हैं, पर हम देखते हैं हिराटा इस सिचुएशन के कारण पूरी तरह से शौक में जा चुका होता है। पर अयानो कोजी उसे होश में लाता है और तब वो सबको अपना अपना काम बताता है और तब अयानो कोजी खुद इबुकी को ढूंढने चला जाता है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ अयानो कोजी बहुत सारे बच्चों के साथ बैठा होता है, पर धीरे धीरे बच्चे कम होते जाते हैं और आखिर में सिर्फ वही बच जाता है और उसे एक सेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ सुजुने इबुकी के पास पहुंच जाती है और उस पर सभी चीजों का इल्जाम लगाने लगती है। और तभी इबुकी उसे अपना बैग चेक करने के लिए देती है और जैसे ही सुजुने उसके बैग को हाथ लगाने लगती है तभी इबुकी उस पर हमला कर देती है
और तब सुजुने सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं क्लास डी को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने हमेशा उन्हें यूजलेस कहा है, पर यहाँ देखो मैं सबसे ज्यादा यूजलेस हूँ और अब मुझे इस चीज को ठीक करने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। और कहती है तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि तुमने ही मेरे की कार्ड को चुराया है। और तभी इबुकी उसे मारकर नीचे फेंक देती है और सुजुने को उसका कार्ड दिखाकर अपनी चोरी एक्सेप्ट कर लेती है। तब सुजुने कहती है अब मैं इसके बारे में सबको बता दूंगी। तब इबुकी कहती है पर इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तब सुजुने कहती है मैं जब तुम्हारे पास से ये की कार्ड वापस ले लूंगी तो मैं इसके ऊपर लगे हुए फिंगरप्रिंट्स को चेक करवाऊंगी और मैं ये भी साबित कर दूंगी कि अंडरवेयर्स भी तुमने चुराए थे। और तब सुजुने उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देती है। तभी इबुकी कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम उस फायर में इन्वॉल्व हो, तो मैं इसलिए इतनी देर से इसी चीज को कंफर्म करने के लिए बातें कर रही थी। तब सुजुने कहती है क्या तुम्हारा मतलब ये सब कुछ अयानो कोजी ने किया है। और तभी इबुकी उसे लात मारकर नीचे फेंक देती है और हम देखते हैं कि सुजुने बीमार होने के कारण बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है और इबुकी उसे सुजुने का की कार्ड दिखाती है और तब कुछ टाइम बाद सुजुने को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि अयानो कोजी उसे एक पेड़ के नीचे लेकर आ चुका होता है। और तब सुजुने उसे सारी बात बताती है। तब अयानो कोजी कहता है तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, तो इसीलिए तुम्हें इस टाइम बाहर जाना होगा और तुम इबुकी की चिंता मत करो, मैं उससे कार्ड को जरूर वापस ले आऊंगा। मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि इससे हमारी क्लास के और भी काफी सारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे, जिससे कि मैं कभी भी क्लास ए तक नहीं पहुंच पाऊंगी और कभी भी अपने भाई की तारीफ के लायक नहीं बन पाऊंगी। ये सारी मेरी गलती है। अगर मेरे दोस्त होते तो हम उस कार्ड को जरूर बचा पाते और मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे ठीक करके रहूंगी। मैं तुम्हें ये कहना तो नहीं चाहता पर तुम इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम अकेले ही लड़ सको, तो इसलिए अगर तुम अकेले नहीं लड़ सकते तो तुम्हें किसी ऐसे को ढूंढ लेना चाहिए जो तुम्हारे साथ लड़ सके। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और उसे बेहोश कर देता है। अब अयानो कोजी सुजुने को टीचर के पास ले आता है, जिस वजह से सुजुने को टेस्ट से बाहर जाना पड़ता है। और तब यहाँ पर सारी क्लास को ये बात पता लग जाती है और अयानो कोजी हिराटा को सारी बात बता देता है। तब हिराटा कहता है तो इसका मतलब हमारे जितने भी बोनस पॉइंट्स थे वो सारे उस लीडर के पास चले जाएंगे जिसको हमारे लीडर का नाम पता है। और अगर हम बाकी पेनल्टीज को गिने तो उसे मिलाकर हमारे बचाए हुए 120 पॉइंट्स में से 110 पॉइंट्स तो कट भी हो जाएंगे। मुझे तो लगा था कि इस टेस्ट के जरिए हम इस क्लास की यूनिटी को बढ़ा पाएंगे और अपनी क्लास को जिता पाएंगे, पर अब लगता है कि ये क्लास खत्म होने वाली है। तब अयानो कोजी हिराटा से एक मदद मांगता है और हम देखते हैं कि टेस्ट के एंड होने से पहले सभी क्लास के टीचर्स अपनी अपनी क्लास को दूसरी क्लास के लीडर्स को कैश करने के लिए कहते हैं और तब एग्जाम खत्म होने की घोषणा हो जाती है। पर तभी सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि रुएन अभी भी आइलैंड पर ही होता है। तब कात्सुरागी उसे कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया रुएन, तुमने क्लास ए को पूरे 500 पॉइंट्स दिलाए हैं। तब रुएन कहता है इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले रिजल्ट तो आने दो। और तब हमें रुएन का प्लान बताया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग रुएन क्लास ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जहाँ वो क्लास ए को 200 पॉइंट्स देगा और इसके साथ साथ उन्हें क्लास बी और क्लास डी के लीडर के बारे में बताएगा। और तब रुएन अपने दो साथियों को क्लास बी और क्लास डी में भेज देता है और तब वो अगले दिन पार्टी करके अपने साथियों को वापस भेज देता है और खुद जंगल में छुप जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात साक्यानागी के एक साथी से होती है जो कि खुद ही अपनी क्लास के पॉइंट्स कम करने के लिए एक बोनस पॉइंट का मिसयूज कर रहा होता है और वही उसे क्लास ए के लीडर के बारे में बताता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि इबुकी का कैमरा टूट जाने की वजह से रुएन और कात्सुरागी खुद सुजुने का कार्ड देखने आते हैं, जिससे उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। और तब लास्ट दिन क्लास सी के टीचर रुएन से सभी क्लासेस के लीडर्स के नाम पूछते हैं, जिसमें वो लिखता है कि क्लास ए का लीडर तोत्सुआ याइको है, क्लास बी की लीडर शिरा नामी चिहिहिरो है और क्लास बी की लीडर होरिकिता सुजुने है। तब क्लास सी के टीचर कहते हैं जरा खुद को देखो रुएन, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें हार्डवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर देखो तुमने एक सोल्जर की तरह यहाँ पर दिन बिताए हैं ताकि तुम अपनी क्लास को जिता सको और इस चक्कर में देखो तुमने कितना हार्डवर्क किया है। तब रुएन कहता है अब जब मुझे सारे क्लास के लीडर्स के नाम पता है तो मुझे उन सभी क्लासेस के लीडर्स के नाम गैस करने के 150 पॉइंट्स और साथ ही साथ उन सभी क्लासेस के बोनस पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, जिससे हम क्लास ए से आगे निकल जाएंगे, जिसका मतलब मैं जीत जाऊंगा। और हम देखते हैं क्लास ए का टीचर एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस करने लगता है और कहता है क्लास सी लास्ट आई है विद 0 पॉइंट्स, क्लास ए थर्ड पोजीशन पर आई है विद 120 पॉइंट्स, क्लास बी 140 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पर आई है और फर्स्ट प्लेस में क्लास डी आई है विद 225 पॉइंट्स, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। तब सुजुने ये देखकर कहती है आखिरकार ये हुआ कैसे। और तब यहाँ कोएनजी सबका स्वागत करता है और तब सूडो उसे क्लास के 30 पॉइंट्स माइनस करने के लिए सुनाने लगता है और तब सुजुने अयानो कोजी से सब बातें पूछने उसके पास आ जाती है। और तब यहाँ साक्यानागी कात्सुरागी के इन्फेक्शन के खत्म होने पर खुश हो रही होती है। तब हाशिमोटो कहते
कहता है अब वो किसी के भी ऊपर अपना राज नहीं चला पाएगा और जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब क्लास ए को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और तब हमें यहाँ पता लगता है कि हाशिमोटो ही वही पर्सन है जो कि रुएन से मिला हुआ था और उसी ने क्लास ए के लीडर की इन्फॉर्मेशन उसे दी थी। और तब यहाँ कांजाकी इचिनोसे को सेकंड पोजीशन पर आने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। तब इचिनोसे कहती है वैसे इसमें कोई बुराई तो नहीं है पर फिर भी मुझे बहुत हैरानी है कि हम क्लास डी से हार गए। तो कांजाकी क्या तुम्हें याद है कि टीचर्स ने हमें स्टार्टिंग में कहा था कि हम पॉइंट्स की मदद से कुछ भी खरीद सकते हैं, पर क्या तुम जानते हो कि अगर तुम बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लोगे तो तुम उन्हें यूज करके किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और तब यहाँ रुएन कहता है अब मुझे समझ में आ गया है कि हम क्यों हारे हैं और क्लास डी क्यों जीती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्लास डी के लीडर को गलत गैस किया। और तब हम यहाँ देखते हैं कि आयानो कोजी ने क्लास डी के लीडर पर अपना नाम लिखवा दिया होता है और वो कहता है कि जैसे कि तुम्हें याद होगा कि हम तब तक अपने लीडर को चेंज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो, पर तुम्हारी हेल्थ की वजह से हमें ये चांस मिला तो इसीलिए कात्सुरागी और रुएन ने क्लास डी के लीडर का गलत नाम गैस किया। तो इसका मतलब ये सब कुछ तुमने अकेले किया है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जानता था कि इबुकी हम पर नजर रख रही है तो इसीलिए मैंने उसका डिजिटल कैमरा डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो तुम्हारे कार्ड को चुराने के लिए मजबूर हो जाए। और तब मैंने तुम्हारी तबीयत के खराब होने का वेट किया और जब तुमने मुझे अपना कार्ड दिखाया था तब मैंने उस टाइम तुमसे ये इसलिए पूछा था ताकि इबुकी उस कार्ड को देख सके। और मैंने यामाउची को साकुरा के ईमेल एड्रेस के बदले तुम्हारे ऊपर मिट्टी फेंकने के लिए कहा था, जिस वजह से इबुकी को उस कार्ड को चुराने का चांस मिला। और तब मैंने इबुकी को कैंप से भागने में मदद करने के लिए कैंप में आग लगा दी और उसके बाद मैंने तुम्हें बाहर भेज दिया और खुद लीडर बन गया। पर पहले मैंने ये प्लान नहीं बनाया था, पहले मैं स्पोर्ट्स के बोनस पॉइंट्स की मदद से जीतना चाहता था, पर तब मैंने एक स्पोर्ट से कात्सुरागी को बाहर निकलते हुए देखा। तो क्या इसका मतलब वो क्लास ए का लीडर था? वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि कोई उसके कार्ड को देख ले जब वो स्पोर्ट को हासिल करने जाए और उसने वो सब कुछ सच को छुपाने के लिए किया था। तब मुझे पता लगा कि क्लास ए का असली लीडर याहिको है और मुझे पहले से ही पता था कि रुएन जंगल छोड़ के नहीं गया है, क्योंकि जब हम रुएन से मिलने गए थे तब मैंने उसके पास एक वॉकी टॉकी देखा था और तब मुझे इबुकी के पास भी वही वॉकी टॉकी मिला। तब मुझे यकीन हो गया कि रुएन ही क्लास सी का लीडर है और तब मैंने ये प्लान बनाया, पर मैंने क्लास बी को छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर हम क्लास बी के साथ ऐसा करेंगे तो हमारी दोस्ती टूट सकती है, जिस वजह से हमारे आने वाले टाइम में हमें मुसीबतें फेस करनी पड़ सकती है। और वैसे भी मुझे क्लास बी की चिंता नहीं थी क्योंकि वहाँ पर पहले से ही क्लास सी का जासूस था, जिस वजह से क्लास ए और क्लास सी को क्लास बी के लीडर के बारे में पता चल गया था और क्लास बी के पॉइंट्स अपने आप ही कम हो गए। तुमने तो इस टेस्ट में सच में सभी को अकेले ही हरा दिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्लास ए में पहुँचने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों करी? और तब पूरी क्लास डी सुजुने को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया कह रही होती है और आयानो कोजी ने इस बार भी अपना सारा क्रेडिट हिराटा को कहकर सुजुने को दे दिया होता है। तब कुशिदा आयानो कोजी से कहती है सुजुने सच में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है और मुझे इससे नफरत है क्योंकि ये किसी से कुछ नहीं छुपाती है, ये बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है। तो आयानो कोजी अगर तुम्हें मुझ में और सुजुने में किसी एक को चुनना पड़े तो तुम सुजुने को ही चुनोगे ना? मुझे नहीं पता। और तब हम देखते हैं उसकी क्लास टीचर उसे थिएटर में मिलने के लिए बुलाती है और वो उसे कांग्रेचुलेट करती है। तब आयानो कोजी कहता है तो क्या अब आप मुझे ये बताएंगी कि जो आपने मुझे बात बताई थी वो सच थी या नहीं? और अगर आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है तो मैं इसके आगे कोई काम नहीं करूंगा। जिस पर्सन ने मुझे फोन किया था वो तुम्हारे फादर थे और उन्होंने मुझे कहा था कि किसी दिन आयानो कोजी खुद की भलाई के लिए सब कुछ तबाह कर देगा। तो अब तुम आगे क्या करोगे आयानो कोजी? आपको इसका जवाब पहले से ही पता है। मैं अपने डैड की वार्निंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। और तब हमें फिर से क्लास ए का क्लास सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जाता है जहाँ लिखा होता है कि अगर क्लास सी ने अपने सारे वादे पूरे किए तो क्लास ए के सारे स्टूडेंट्स हर महीने रुएन को ग्रेजुएशन तक 20,000 प्राइवेट पॉइंट्स देंगे। तब रुएन कहता है मैं हमेशा से इसी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे था, पर उस क्लास डी ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। और तब यहाँ सुजुने आयानो कोजी से कहती है मुझे पता लगा कि तुमने हिराटा को बताया कि मैंने तुम्हें क्लास ए और क्लास सी के लीडर्स के नाम बताए हैं। आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे किसी शील्ड की तरह यूज कर रहे हो? तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें दोस्तों की जरूरत है, मैंने अब वही किया है। ठीक है, अब मैं मानती हूँ कि हम लोग साथी हैं, पर अभी तुम ये मत सोचना कि हम लोग दोस्त हैं। हम बस क्लास ए तक पहुँचने के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तब आयानो कोजी सोचता है सुजुने जो तुम कह रही हो वो गलत है, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें अपने साथी की तरह नहीं सोचा और न ही कुशिदा और हिराटा को अपना साथी माना। मेरे लिए सारे इंसान बस खिलौने हैं और उन्हें मैं किसी भी तरह यूज कर सकता हूँ। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसे सेक्रीफाइस करना पड़े, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ जीतना ही सब कुछ है और आखिर में सिर्फ मैं ही जीतूंगा। और गाइस, इसी के साथ क्लासरूम ऑफ द इलाइट का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको इसका अगला सीजन भी देखना है तो नीचे
कमेंट्स कर जरूर बताएं। थैंक यू।